एकदम कहानी स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, जो कि स्टार्ट होता है आज से 13.7 अरब साल पहले कि इस पूरे ब्रह्मांड की ही उत्पत्ति हुई थी। कब? 13.7 अरब साल पहले। इस वीडियो में हम लोग पेट्रोलॉजी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पेट्रोलॉजी से पहले का जो बेसिस है कि पेट्रोलॉजी के कान पकड़ के तब तो खींचेंगे, देखना आप एकदम आराम से खींच लोगे, पेट्रोलॉजी को एकदम आराम से खींच सकते हो, देखना अभी मजा आएगा। 13.7 अरब साल पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी होती है ये सब आपको बताया हुआ है पहले के वीडियो में, क्लास 11th में आपको वो क्लास 11th में देखना था, 12th में इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हमारी जो पृथ्वी का उम्र है वो है 4.6 बिलियन ईयर्स। तो हमारी पृथ्वी, ये किसका है? पृथ्वी। और ये बताया जाता है कि हमारा सौरमंडल का भी एज बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, पूरे सौरमंडल का भी एज हमारा 5 बिलियन ईयर्स है। कितना? 5 बिलियन ईयर्स। अब भैया आपको हम एक चीज कल के वीडियो में बताए थे, 4 प्रकार के स्टेट होते हैं। कौन कौन से? पहला वाष्प, दूसरा लिक्विड, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद ठोस। 4 हमने बताया था ना, चारों बताया था, याद रखे हो ना? 3 नहीं, केमिस्ट्री में 3 होता है जो कि हमें 3 ही पढ़ना होता है, लेकिन जियोलॉजी एक और स्टेट बनाता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। याद रहेगा प्लाज्मा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो प्लाज्मा मतलब होता है जैसे कैसे कोई चीज एकदम उबलता है, खोलता है, लाइक जैसे कि गुड़ है ना? गुड़ को जब हम लोग गर्म करते हैं पानी में डालकर एकदम खौलाते हैं तो क्या बनता है? लास्ट में प्लाज्मा बनता है। उस स्टेट को आप क्या बोलोगे? उसको ठोस बोलोगे? नो। लिक्विड बोलोगे? नो। गैस बोलोगे? नो। प्लाज्मा रहता है, खौलता है एकदम, उसको हम लोग इधर क्या बोलते हैं जी? जब गुड़ वो होता है तो क्या बोलते हैं? पाग बोलते हैं। गुड़ का, चीनी का पाग होता है ना, रसगुल्ला बनाया जाता है तो वो, और उसमें क्या डाला जाता है? जो काला जामुन जब बनता है तो उसमें गुड़ डाला जाता है या चीनी रहता है? चीनी रहता है। अच्छा, तो ये सब क्या होता है? पाग। तो भाई चीनी को नहीं लेना, आपको गुड़ लेना है। जब कभी भी मकर संक्रांति आता है तो आप सभी जानते हैं कि उसमें लाई बांधा जाता है। लाई समझते हैं? लाई, मकर संक्रांति में लाई, चूड़ा वो सब खाया जाता है, तो जो गुड़ में उसको लपेटा जाता है, तो इस प्रकार के स्टेट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। कल के वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि भाई पृथ्वी गैसीय माध्यम से आती है, लिक्विड में आती है, और वो लिक्विड नहीं होता है, वो लिक्विड को हम प्लाज्मा बोलेंगे। तो हमने एक नाम दिया था जिसको हम लोग मैग्मा बोल रहे थे। इसका कलर लाल और पीला दोनों होता है, और ये मैग्मा अत्यंत गर्म होता है, और यदि इसकी स्टेट की बात कर ले तो ये प्लाज्मिक स्टेट में होती है। कौन सी स्टेट में होती है? प्लाज्मिक स्टेट में होती है। प्लाज्मा, जिस प्रकार से गुड़ को गर्म करते हैं ना, गुड़वा को कैसे गर्म करते हैं बढ़िया से, तो नहीं हो जाता है पाग बनता है, गुड़ का पाग, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैग्मा वैसे ही होता है। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं कैसे खोल रहा है, ये इसका प्रोसेस समझो किस टाइप से ये है ना, खोल रहा है। तो ऐसे स्थिति होता है मैग्मा का, ये अत्यंत गर्म होते हैं। पृथ्वी लिक्विड स्टेट में आती है, लेकिन उसको हम लोग जियोलॉजी के लगभग 7वें-8वें अध्याय में पढ़ेंगे, स्ट्रेटिग्राफी में। इस स्टेट में, इस चैप्टर में ठोस पढ़ना है और लिक्विड यानी कि मैग्मा पढ़ना है। तो मैग्मा को ही मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चट्टान जब पढ़ेंगे तो पहले लिक्विड देखिए, मैंने कल भी बताया था कि यदि कोई किसी के घर में देखा था कि होता है तो उसके आगे पीछे भी देखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आ रहा है कि भाई हमें ठोसे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेट्रोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? सैलों के अध्ययन को पेट्रोग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ द रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं। पेट्रोलॉजी का हिंदी होता है सेल विज्ञान, तो मतलब सेलों के बारे में पढ़ना है, उस विज्ञान को हम लोग सेल विज्ञान कहते हैं। करेक्ट, कोई ड्रामा नहीं यहाँ पे, शॉर्टकट है एकदम, है कि नहीं? तो भाई सेल को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सेल के पीछे का कहानी पढ़ो भाई। सेल बना कैसे, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका इतिहास है, एक पत्थर के बनने के पीछे क्या इतिहास है, तो उसी चीज को मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैग्मा पढ़ाना पड़ रहा है। तो भाई पत्थर आप देखो, पत्थर कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। और हमारी पृथ्वी क्या है? ऊपर का क्रस्ट, पृथ्वी का परत ऊपर वाला कौन सा है? सॉलिड स्टेट में है। तो भाई सॉलिड है तो उससे पहले मैंने प्लाज्मा बताया था, तो प्लाज्मिक स्टेट तो जानना बनता है, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आज से जब ये 4.6 बिलियन ईयर्स था ना, उससे नहीं कह सकते, आज से आप इतना ईयर ले लो, लगभग 50,000 साल ले लो, 50,000 साल, 100,000 यानी कि 1,00,000 साल पहले जाओ। उस समय वायुमंडल धरती पे था ही नहीं, पूरे पृथ्वी पर वायुमंडल ही नहीं था, क्योंकि ये जब 4.6 बिलियन ईयर्स पृथ्वी का हो रहा था ना, तो उस वक्त हमारे पास केवल हाइड्रोजन गैस था और हीलियम गैस था। समझ में आ गया? हाइड्रोजन था और क्या था? हीलियम था। भैया नहीं था ना वो सब चीज़। तो भाई ये इतना तो नहीं ना था कि गर्म बन जाएगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि यदि कोई चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं तो उससे भाप बनता है, तो भापवा बनेगा तभी तो गैस माध्यम स्टेट बनेगा। अभी तो हमारा ये गर्म ही है, अभी तो बना ही नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि आज से 1,00,000 साल पहले, 50,000 साल पहले किसी प्रकार का कोई भी वायुमंडल इस धरती पर नहीं था। ये साइंस है, इस पॉइंट को पकड़ना कि ये साइंस है, इस बात को मत भुला जाना, ये साइंस है, पहले यहाँ पे याद रखना है कि वो आया। तो आज हमारे पास वायुमंडल की परत जो पृथ्वी से लेकर अत्यंत ऊपर, बोलते हैं कि बहुत विशाल हमारे पास एटमॉस्फेयर है,
उसकी ऊंचाई है 640 किलोमीटर। कितना? हमारे पास 640 किलोमीटर ऊंचा हवा है। समझ आ गया? अब बताइए कि जब इतना हुआ तो समझिए कि धरती के अंदर में कितना चीज बना होगा। कॉन्सेप्ट समझना कि भाई कोई भी पानी को यदि हम गर्म करते हैं तसला में या कोई भी बर्तन में, ऊपर से तस्तरी से ढक देते हैं और नीचे से भाप बनता है तो ऊपर उड़ता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता है? अब मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे। ये पेट्रोलॉजी का एकदम बेसिक चीज है, ये जब तक नहीं जानिएगा तब तक मजा नहीं आएगा। अब देखिए मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं। आज हमें ऐसा लगता है कि धरती के अंदर में आग है। क्या है? आग है। वो आग और भी इस भूपरपट्टी को कठोर बनाते चलेगा। तो वो आग किस प्रकार से कठोर बनाएगा और किस प्रकार से धरती की रचना हुई, उस पॉइंट को समझिए। यदि जब मैग्मा और लावा धरती के अंदर में है तो समझो एक इमेज आपको ये क्रिएट करना है कि अभी तक भूपरपट्टी का निर्माण ही नहीं हुआ है, अभी तक ये क्रस्ट का निर्माण ही नहीं हुआ है। समझ आ गया? एक इमेज आप अपने माइंड में अभी के अभी क्रिएट करो, तब जाकर ये टॉपिक आपको बेहतर से बेहतर समझ में आने वाला है। आप आंख बंद करो और इमेज करो कि अभी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ये ऊपरी भाग परपट्टी है ही नहीं, खत्म, कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। परपट्टी नाम के कोई चीज नहीं है भाई। परपट्टी नहीं है तो जीव जंतु का फलना देखना कहां से आएगा? कोई नहीं आने वाला। इमेजिन करना, केवल इमेजिन। और फिगर को भी देखना है। ये फिगर देखो कि जब पृथ्वी जब उत्पत्ति हो रही होगी तो भाई इस प्रकार का इमेज होगा, लिक्विड। समझ आ गया? अब इस लिक्विड इमेज को आपको देखकर क्या लग रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? अभी तक आपने ये पढ़ा कि गैसीय माध्यम से लिक्विड माध्यम में तो आ गई, लेकिन अब ये एक और भी चीज है कि सर ये लिक्विड माध्यम में आई क्यों? क्योंकि ये साइंस है, मैंने बता दिया। आपको ये भी पता होगा कि भाई हमारे पास सूर्य है, इसको इंग्लिश में सन कहते हैं, और इसका टेम्परेचर है ना ओवर स्मार्ट है भैया, 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग में। अब बताइए सूर्य का टेम्परेचर तो आज भी उतना ही है, उस समय भी उतना ही होगा, लेकिन आज ये हमें कम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी के टाइम में 640 किलोमीटर वायुमंडल है। क्या है वायुमंडल? ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, बेस्ट मतलब कॉन्सेप्ट आपको देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आज से हम बात की अभी 50,000 साल पहले, तो उस समय इतना वायुमंडल था ही नहीं, ना के बराबर था। उस समय इस पूरे भूपरपट्टी की निर्माण ही नहीं हुआ था, पूरे इतना बढ़िया ठोस का निर्माण ही नहीं हुआ था। मैं ये पॉइंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब जो अभी आपने इमेजिन किया इस टाइप का था, सेम उस प्रकार से नहीं बोल सकते, लेकिन 1 लाख साल पहले उतना हम लोग बोल सकते हैं कि निर्माण ही नहीं हुआ था। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको एक और चीज देखना है कि भाई निर्माण नहीं हुआ था और सूर्य का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तसला में पानी आपने रखा, उसको गर्म किया, नीचे से टेम्परेचर दिया और फ्लेम को ज्यादा किया, कम किया, ऊपर वाष्प बन के उड़ रहा है। तो जो वाष्प बन के जो उड़ रहा है वो तो गैस उड़ रहा है ना। तो वैसे ही वायुमंडल का भी विकास होता है हमारे धरती पे, कोई नया प्रोसेस नहीं है। जब प्लाज्मिक स्टेट, ये प्लाज्मिक स्टेट आया कहाँ से, ये पॉइंट समझना। ये आपको स्ट्रेटिग्राफी में आगे पढ़ना है, जो कि थोड़ा समय उसका अंश यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई देखो गैस है, क्या है? गैस। गैस को यदि हम गैस को बंद करते हैं, अरे समझो ना, गैस में धूलकण भी तो होगा, निहारिका में धूलकण, गैस, सभी चीज था। आपको धूलकण ये सब हो जाता है तो सर्दी हो जाता है, फेफड़ा में जम जाता है तो नाक से पानी चलने लगता है कि सर्दी हो गया भाई साहब। तो जब पूरे भूपरपट्टी में केवल भूपरपट्टी था ही नहीं, लिक्विड भी यदि नहीं होगा तो वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो भाई लिक्विड में हमारे पास, लिक्विड नहीं बोल सकते, प्लाज्मा बोल सकते हैं, तो उसको ये है, और मैग्मा बन भी गया तो भाई वो सूर्य का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जितना सूर्य का टेम्परेचर धरती पे पड़ेगा उससे कई गुना ज्यादा यहाँ से वाष्पित बनेगा, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब भाप उड़ने लगता है तो हम लोग जो गैस का फ्लेम होता है उसको कम कर देते हैं, लेकिन उसमें करते हैं क्या, उधर टेम्परेचर फिक्स है। प्लस में भैया वायुमंडल नहीं है, धरती पर टेम्परेचर कितना ज्यादा आता होगा, आज तो 45 आ जाए तो हार्ड है, 45 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया? ऐसे, और 45 पकड़ ले, 48 पकड़ ले तो जंगल में आग लगने लग जाएगा, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। तो अभी हम लोग सेल का निर्माण लास्ट में करके ही जाएंगे, आज की इस वीडियो में करके ही जाएंगे, डिटेल में अभी आपको समझना है। अब आपको ये पता चला कि यदि सूर्य का टेम्परेचर है और धरती पे ठोस चीज़ नहीं बना है, हमारे पास मैग्मा है जो कि प्लाज्मा अवस्था में है। किस अवस्था में? प्लाज्मा। तो ये भाप बनकर उड़ेगा, जिससे हमारा वायुमंडल विकसित होता है। क्या होता है? वायुमंडल बन जाता है। तो वायुमंडल बन ही गया 640 किलोमीटर। अब यदि ऐसा होता है कि सूर्य का टेम्परेचर अब कम हो गया, सूर्य का टेम्परेचर अब क्या हो गया? कम। जैसे जैसे हवा बना वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा? बताइए तो। आएगा वाष्प गैस को तो समझ ही रहे, ठंडक भी प्रदान करता है। अब ऐसा नहीं कि एक ही गैस, वो जो मैग्मा वैग्मा बनता है एक गैसों का नहीं होता भाई साहब, उसके लिए हमको नेबुलर परिकल्पना में पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत डीप में आपको हम नेबुलर परिकल्पना
करके एक मेरे चैनल पे वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, समझ आ गया। तो ऐसे करके वायुमंडल बनता है और वायुमंडल ठंडा होता है, आप सभी को पता है। अब ऊपर से टेम्परेचर कितना भी आता है तो वायुमंडल सूर्य का आधा से भी ज़्यादा टेम्परेचर को रोक लेता है। पृथ्वी पर मात्र 45 डिग्री, 47 डिग्री, हार्डेस्ट 55 डिग्री, 57 डिग्री, इतना डिग्री तक ही टेम्परेचर आ पाता है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका तरफ में चले जाइए उधर, है ना, वो कभी मैप में मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मैंने बताया है कि आपको कि नहीं बताया, शायद आपको नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ होती है। तो ये पॉइंट है, आपको वीडियो देखो, इतना इंटरेस्टिंग है ना जियोलॉजी, इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो वायुमंडल का निर्माण हम लोगों ने किया। अब आपको वही पॉइंट अब समझाना है, लिक्विड से किस प्रकार से पत्थर बना। अभी तक आपने देखा मैग्मा और लावा, लावा नहीं देखा अभी आपने, केवल मैग्मा देखा है। मैग्मा का कूलिंग प्रोसेस होने के बाद, फ्रीजिंग होने के बाद, कूलिंग होने के बाद ये क्या होने लगेगा, ठंडा होने के बाद ये जम जाएंगे और ये लावा का रूप ले लेते हैं और लावा का कलर काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला। और लावा जब बनते हैं तो प्लाज्मा के साथ साथ धीरे धीरे कठोर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, कठोर भी होने लगते हैं। देखिएगा, कभी भी देखिएगा कोई भी चीज़ को जलने के बाद काला हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं। तो ये पॉइंट अलग है भाई। देखिए, मैग्मा प्लाज्मा स्टेट में था, अब इसी को हम ठंडा कर दिए। सवाल पूछता है मैग्मा को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, लावा, इजी। मैग्मा को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, लावा, इजी। ये एकदम याद करके रखना, ठीक है ना। और लावा कलर कैसा होता है, काला। मैग्मा कैसा होता है, लाल और पीला भी जस्ट बताए थे, है ना। और लावा क्या होता है, कठोर होता है। पॉइंट क्लियर। चलो, इतना आपको याद रखना है। अभी तक हमारे पास दो चीज़ आया, पहला को लावा बोल रहे हैं और दूसरा को मैग्मा बोल रहे हैं, मतलब मैग्मा और लावा दोनों बोल रहे हैं। अब इन दोनों जब एक साथ रहेंगे, ये तो दोनों अलग अलग नहीं हो जाएंगे कि भैया तू काला हो गया तो तू अलग चल जाओ, तू रेड हो गया तू अलग, ना, साथ में रहते हैं। तो अभी तक हमारे पास दो चीज़ है, एक लावा है और एक मैग्मा है। अब इस पेट्रोलॉजी के अंतर्गत मैंने उतना 10 मिनट तक अभी तक आपको डीप ही बता रहा हूँ कि कैसे कैसे डीप होता है, समझ आ गया। अब यहाँ पे आता है असली खेला, जहाँ से स्टार्ट होता है ये। थोड़ा सा देखिए, मैं बताता हूँ कि भाई थोड़ा सा बेस मजबूत होना जरूरी है। जैसा कि आप सभी का जो कमेंट्स आता है, कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ भाई। कमेंट्स में आता है कि भैया कुछ नहीं पढ़े, कैसे होगा, 12 क्लास का एग्जाम भी देना है, 11 में तो सत्यानाश हो चुका है भाई। किसी का सत्यानाश नहीं हुआ है, जो मेरे चैनल के बारे में जान रहा था उसका नहीं हुआ है। ये इनका एक संगठन बनता है, जब मैग्मा और लावा के संगठन पर यदि कोई भी चीज, यानी कि देखो मैग्मा गर्म था, लावा ठोस हो गया। अब इन दोनों के अभिक्रिया से जो चीज का निर्माण होगा, वो चीज को ही हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल का दूसरा नाम पत्थर होता है और इसी को हम लोग एक और नाम में प्यार से चट्टान भी कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं भाई साहब, बताइए तो, पत्थर का 2-3 नाम होता है कि नहीं होता है। ऐसे देखोगे ना तो चट्टान को हम लोग ऐसे स्टोन भी बोल देते हैं, पत्थर को रॉक भी बोल देते हैं। कुछ लोगों के आईडी हम देखे हैं भैया, क्या रहता है ना, लिखता है कि ये वाला फलाना ठिकाना रॉक स्टार। ये उन लोग के कभी बता देना कि रॉक मतलब पत्थर होता है और स्टार मतलब तारा होता है। तो क्या पत्थर और तारा से तो मिलके बना हुआ है कि रॉक स्टार, और ये और अपना नाम देता है, ये समझ आ गया। तो और देखना, कोई भी मूवी में यदि कोई हिट हो जाता है, यानी कि हिट मतलब क्या होता है, क्रॉस करना, टक्कर मारना। टक्कर जो मार देता है एक दूसरे को, उसको बोलते हैं हिट करना। जैसे देखो सुपर हिट नाम सुना है, डुपर हिट, सुपर हिट, ये सब फलना देखना आप लोग नाम सुनोगे। एक चीज़ समझिएगा, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉन्सेप्ट आपको मैटर यदि पता है। कल एक तिलक फंक्शन में गए हुए थे, उसमें एक गाना, क्या सॉन्ग क्या बज रहा था जी, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ये गाना बज रहा था ना। और धरती पे ये दुनिया मुझे प्यार नहीं करने देती, ऐसा कुछ करके बज रहा था, है ना। अब मतलब एक चीज़ है कि धरती पर यदि प्यार नहीं करेगा तो करेगा कहाँ पे। धरती पर वातावरण है, धरती पे 5 तत्व यहाँ पे उपस्थित है और धरती पर ही जीने लायक चीज पाया जा रहा है। तो देखिए, ये गाना कौन गाता है, लड़का लड़की दोनों शायद गाती थी ना, हाँ, तो लड़का लड़की दोनों गाता है। देखो, लड़की भी बेवकूफ़, लड़का भी बेवकूफ़, जो सिंगर है वो भी बेवकूफ़। ये भी भैया, तारा का टेम्परेचर आपको हम पहले बताए थे कि नहीं बताए थे, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और ज़्यादा स्टार्टिंग होता है 5500 डिग्री सेल्सियस से। कितना से, 5500, और 7000 डिग्री तक ये हाईएस्ट जाता है। और इन दोनों का इतना टेम्परेचर जब होता है तो इन दोनों का स्टेज प्लाज्मा हो जाता है। क्या होता है, प्लाज्मा। भैया ठोस में भी नहीं रहता, लिक्विड में भी नहीं, गैस में भी नहीं। सूर्य क्या है, तारा है। चलो ले चले तुम्हें तारों के सर में, ले जा प्लाज्मा में। प्यार क्या करेगा 50 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा तो बोलेगा कि रखना यार, बाद में बात करते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। अब फोन से ही लगेगा ऐसे हुकने, समझ आ गया। तो भैया अकल ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझना, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ऐसे ऐसे लोग गाना बना देते हैं। कल मतलब हम सोच में पड़ गए, हम बोले कि यार ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है जियोलॉजी, जब हम पढ़ाते हैं
तारा पढ़ाना है, मैग्मा पढ़ाना है। मतलब मैग्मा का टेम्परेचर पता है कितना होता है? 21,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? 21,000 डिग्री सेल्सियस तक मैग्मा का टेम्परेचर हुआ। अभी तो 5500 है। अब बोलता है तारों के, अब एक तारा के पास नहीं जाने के लिए बोला, तारों के शहर में बोला है, यानी कि ब्रह्मांड में ले जाएगा उसको। ना ग्रेविटी रहेगा है ना, कुछ नहीं रहेगा। मतलब कौन समझाए इन लोगों को? तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। प्यार मोहब्बत तो ये सब होता रहता है, ये सब एक कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नहीं पढ़ना है जियोलॉजी में। लेकिन भाई देखिए, जो लोग इस चक्कर में रहता है ना, सच में पागल हो जाता है। जियोलॉजी का जान मार देगा, जियोलॉजी का जान तो मार ही दिया, एस्ट्रोनॉमी का भी सत्यानाश कर देता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोल विज्ञान पढ़ना ना, ऊपर का सब, ये सब बर्बाद कर देता है। और इसके बाद इधर वाला तो बर्बाद करता ही है, धरती पे तुम लोग बर्बादी होता है। बोलता है धरती पर प्यार नहीं करने देगा, तो ऊपर जाएगा तो कौन तरफ? ऊपर हम जान रहे हैं कोई नहीं है भैया, ऊपर कोई नहीं है, तुम लोग ही जाओगे, क्योंकि प्यार करने वाले हमेशा टॉप पे ही रहते हैं, पता होगा आप लोगों को, है ना, ऊपर ही जाएगा। तो क्या कीजिएगा, छुड़िया हटाइए। कॉन्सेप्ट ध्यान देना चाहिए। कभी भी आपको गाना सुनना चाहिए, लेकिन ये आल जाल गाना नहीं सुनिए, आपको ज़्यादातर मेडिटेशन वाला सॉन्ग सुनना चाहिए। समझ आ गया? मेडिटेशन जो कि मन को शांत करे, ऐसा नहीं कि मन को विचलित कर दे कन्फ्यूजन में। कल आप लोग कमेंट में पूछने लगिए कि सर ई वाला गाना आज सुन क्या है, ई ऐसे कैसे हुआ, ये बताइए। तो देखिए, मैंने आज के इस क्लास में मैंने ये बता दिया कि भैया लावा और मैग्मा जब ठंडा हो जाते हैं तब पत्थर बन जाता है। पत्थर बनने का ना एक और सा प्रोसेस हो जाता है। आपको मैंने एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत एक चीज पढ़ाया था, क्षुद्र ग्रह। क्या पढ़ाए थे? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, उल्का पिंड्स, ये सारा चीज पढ़ाया हुआ ना। कभी कभी जब पृथ्वी का, कभी कभी नहीं, पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी भी एक तरीके से एस्ट्रॉइड ही था। क्या बोल सकते हैं, टुकड़ा ही था पृथ्वी, है कि नहीं? लेकिन छोटे छोटे चीज़ों का टुकड़ा था और आज इतना बड़ा चीज़ बन चुका है ऐसे। और आप जान ही रहे हैं, हम लोग यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी कहाँ पे स्थित है तो सौरमंडल में तो बोल देता है, लेकिन सौरमंडल में ही है हम लोग भी आज। समझ आ गया? सौरमंडल में भी हैं हम लोग भी आज। कुछ लोग देखिए क्या बोलेगा, एक भ्रम है, ये वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहे हैं, जो लोग हम लोग मतलब जितना जानते हैं। पत्थर तो आपको पता चल गया कि लावा मैग्मा से बनता है। क्या बोलता है आदमी पता है? कानी उंगली से कितना खोदने के लिए बोलता है? 1 फीट, ऐसे बोलता है। कानी उंगली से 1 फीट यदि नीचे खोद दे रहे हो ना, खनन कर दे रहे हो कानी उंगली से, कानी मतलब लिटिल फिंगर, हाँ ठीक है, देहाती भाषा है कानी उंगली, कानी छोटा को बोलते हैं ऐसे। तो यदि खोद देते हो तो नीचे एक बार छत दिखाई देगा, यानी कि नीचे भी घर बना हुआ है। अरे मंदबुद्धि, इसका भी समझो। यहाँ पे पृथ्वी का लेयर इतना भी आसान नहीं है, परपट्टी है यहाँ पे, समझ आ गया? और केवल इसका है 29 किलोमीटर मेंटल, जो मेंटल है ना, मेंटल का इतना है। तो ये सब आप लोग समझाइए कि भैया ऐसा कुछ होता नहीं है। क्षुद्र ग्रह भी एक प्रकार का पत्थर है ना, क्षुद्र ग्रह भी क्या है, एक प्रकार का पत्थर है। और क्षुद्र ग्रह आज भी जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ऊपर से आज भी टकराते हैं। लेकिन और एस्ट्रॉइड जो होता है ना, क्षुद्र ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन वे ये 640 किलोमीटर वाले हमारे एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद वे ठंडे हो जाते हैं और एक पत्थर के रूप में धरती पर गिर जाते हैं, जिससे कभी कभार कोई जंगल वंगल में गिर गया ऐसे कुछ तो पहचाना जाता है उसका। सब एस्ट्रॉइड तो गिरते रहते हैं। ये जो गिरा था एस्ट्रॉइड, मैंने क्या बताया था कि 50,000 साल पहले ना वायु था ना कुछ था, तो सूर्य का टेम्परेचर भी ज़्यादा था। और भाई बताइए कि वायु नहीं रहेगा तो एक तरीके से हमको ढक के रखा हुआ है छत की तरह, कोई भी चीज़ टकरा सकता है धरती से। तो जो डायनासोर युग था, तो डायनासोर युग का तो वैसे ही ना खत्म हुआ है कि भाई कुछ नहीं है कंट्रोलर, ऊपर से कोई चीज़ गिर रहा है, गिर जाए मर जाए डायनासोर। तो कितने डायनासोर धरती के अंदर में दब गया, दबा नहीं, डायनासोर मर तो गए, सभी डायनासोर भी नहीं मरे, आज भी उनकी प्रजाति जिंदा है। गिरगिट कौन सी प्रजाति है? डायनासोर का फोटो देखो, गिरगिट का फोटो देखो, मिल जाएगा। लेकिन ये सब का थोड़ा बताएंगे आगे, वो सब बायो में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं है। ऊपर से जब गिरता है, जब डायनासोर थे इस दुनिया में, ऊपर से जब एस्ट्रॉइड्स गिरे तो डायनासोर पर ही गिर गए। एस्ट्रॉइड इतना वजन होते हैं कि डायनासोर पे गिरेगा। डायनासोर इंसान के बस के तो चीज़ नहीं था, इंसान तो होता भी नहीं था, जन्म भी नहीं हुआ था इंसान का, इंसान युग ही नहीं था, इंसान युग ही नहीं था आया। तो ऐसा कुछ बताया जाता है कि डायनासोर के सामने, आपने मूवी में बहुत सारा देखा होगा, ऊपर से जब गिरता है धरती के नीचे चला जाएगा। और ये चीज़ मैं बताया हूँ अभी तुरंत आपको बताया हूँ कि भाई पृथ्वी के अंदर में मैग्मा और लावा है, तो ऊपर में निर्माण ही हो रहा था उस वक्त, ऊपर का परपट्टी का निर्माण ही हो रहा था, तो उस समय वो सब जाकर दब जाते हैं, मतलब मैग्मा लावा के चक्कर में। और कभी कभी ऊपर से इतना जोरों की धक्का लगा, आपको भूकंप में मैंने पढ़ाया था कि एक चट्टान भी ऊपर से पहाड़ पर से गिरता है ना, तभी भूकंप आ सकता है। तो वैसे ही समझो कि उतना ऊपर से यदि कोई पत्थर गिरेगा तो पृथ्वी का अंदर का, जैसे आप ही को कोई मार देगा बढ़िया से पेट वोट में इधर, तो अंदर के खाना बाहर नहीं आ जाएगा। तो वैसे ही पृथ्वी के गर्भ में जो लावा मैग्मा है, तो ऊपर से इतना चीज़ आया, सब चीज़ बनी रहा था, और नीचे का सारा मैग्मा लावा ऊपर, टेम्परेचर बताइए थी 1000 डिग्री सेल्सियस, सारा चीज़ों जंतु जानवर पेड़ पौधे सभी को बर्बाद कर दिया एक लाइन में। समझा गया? तो ये सब बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी, अच्छा वैसे जब हुआ, जब फटा, किसी चीज़ का उद्गार हुआ, कोई कहाँ गिरा, कहाँ पे खाई बना, पहाड़ों का निर्माण हो गया, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको फैक्ट मिल जाएगा।
जियोलॉजी में केवल हमको फैक्टेबल चीज़ों के इस क्लास 12th में पढ़ना है, 11th में उतना तो था बट वो उतना डीपली जाकर नहीं पढ़ना था। चट्टान हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तक चट्टान का बढ़िया डिफिनेशन हम आपको नहीं दिया है। अब पॉइंट पे आते हैं। जो मैग्मा और लावा होते हैं ना, मैग्मा और लावा, इनमें बहुत सारे खनिजों का मिश्रण होता है। क्या होता है? बहुत सारे खनिजों का मिश्रण होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चट्टानों का निर्माण खनिजों से होता है। चट्टानों का निर्माण जो से ही हुआ है, खनिजों से होता है। मतलब खनिज मतलब क्या? खनिज में तत्व तो सब आ जाते हैं। तो भाई एक चीज़ से चट्टान का निर्माण नहीं हुआ है और खनिज का भी निर्माण एक चीज़ से नहीं होता है। समझ आ गया? बहुत सारी चीज़ मिलकर लावा हो गया, मैग्मा हो गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिले, कंपाउंड्स मिले, मिलकर तब चट्टान बनाता है। चट्टान का डिफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछता है। समझ आ गया? तो ये तो हम लोग चट्टान तो बना दिया कि चट्टानों का निर्माण किससे होता है? खनिजों से होता है। अब सवाल ये है कि भाई चट्टानों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सैल्की कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलिकी। कि इंग्लिश में देखो तो स्टडी ऑफ रॉक्स कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? पेट्रोलॉजी। क्या कह देते हैं? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। और अभी तक जितने भी हम लोग सेलों की उत्पत्ति के बारे में जो पढ़ाई किए हैं, इसको बोलते हैं पेट्रोजेनेसिस, और इसे हिंदी में सेल जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल जनन कहते हैं। तो अभी आपने ये जाना कि भाई सेल किन चीज़ों से मिलकर बना है? बहुत सारी चीज़ों से। एक चीज़ से कभी चट्टान नहीं बनता है। समझ आ गया? और चट्टान बनने में और चट्टान में वृद्धि कभी तो होता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि चट्टान बन गया तो उसका एकमात्र तरीका है कि उसका केवल नुकसान होगा धरती पे आने के बाद, और वो है प्रोसेस विदरिंग, यानी कि जिसको हम लोग इरोजन अपक्षय कहते थे हिंदी में। समझ आ गया? और जितने भी आज दुनिया में आप मिट्टी देख रहे हैं, जितने भी आप मिट्टी को देख रहे हैं, आपको मैंने अपर्दन में क्या पढ़ाया था कि कोई भी जितने भी पत्थर हैं, सभी पत्थर को एक लिमिट तक तोड़ा जाए। जॉन डाल्टन ने 1808 में ये बताया था कि कोई भी पदार्थ को हम इतना तोड़े कि उसे पुनः नहीं तोड़ा जाए, यानी कि अविभाज्य बन जाए, उसे परमाणु कहते हैं। तो यदि कोई पत्थर को इतना तोड़े और उसको इतना छोड़ दें, तोड़कर और छोड़ दें कि वो मिट्टी बन जाएगा, तो भाई मिट्टी बन गया। तो समझ रहे हो आज दुनिया में कितना मिट्टी है? दुनिया में कितना मिट्टी है? तो समझ रहे हो दुनिया में किस प्रकार का घटना घटा है। तो ये सब चीज़ दुनिया में, क्या पृथ्वी की बात करो सीधे, ठीक है। तो समझ आ गया कि चट्टानों के अध्ययन को, चट्टानों के विज्ञान को हम लोग सैलिकी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पेट्रोलॉजी पढ़ते हैं। और आज के ही इसी वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा फैक्टेबल चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बस समझ में आना चाहिए कि भाई ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। मैग्मा आपको समझ में आ गया होगा। मैग्मा भी जब बनता है ना, तो लिक्विड, आज भी मैग्मा बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैग्मा आज भी बनता है। पहले मैग्मा, ये तो प्रोसेस हम बता दिए कि मैग्मा क्या होता है, ऐसे कुछ। मैग्मा आज भी बनता है। वो बहुत सारे तत्वों से मिलेंगे। वर्षा जल क्या होता है? नीचे जब जाता है अवशोषित होता है, धरती के अंदर में सोखता है। सोखने के बाद धरती के अंदर आज भी मैग्मा बनते हैं, ठीक है ना। ठोस है पृथ्वी आज भी। इसके नीचे जाते हैं, मतलब कि धरती के नीचे, परपट्टी के नीचे जाएंगे, वहाँ पर एलिमेंट्स मिलेंगे, खनिज मिलेंगे, है ना, एक लेख मिनरल्स मिलेंगे। तो उससे जाकर रिएक्शन कर करके नीचे भी मैग्मा बन जाता है। किसकी उपस्थिति में? ताप एवं दाब की उपस्थिति में। ताप एवं दाब की उपस्थिति में। समझ आ गया? ताप एवं दाब ऐसा है कि कुछ नहीं कहना है, समझता है ना। कोई यदि जॉब कर रहा है तो जो बॉस होगा उसका ताप, यानी कि टेम्परेचर, गुस्सा, और दाब, प्रेशर, कि तुमको ये काम करना है तो करना है, इंसान को बदल देता है। सेम उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर में जो भी चीज़ है, तो सूर्य का टेम्परेचर और धरती का गुरुत्वाकर्षण बल का दाब, ये लग गया तो उसको मैग्मा में चेंज कर देगा। समझ आ गया? ऐसे मैं चाहता हूँ कि चैनल पे केमिस्ट्री भी लाऊं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है जियोलॉजी का। तो भाई अभी तक आपने क्या जाना? अभी तक आपने ये जाना कि सेल होते हैं, सेल खनिजों से मिलकर बने होते हैं। सेलों के विज्ञान को हम लोग पेट्रोलॉजी कह देते हैं। और अभी तक मैं एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, सेलों के प्रकार भी होते हैं। तो अभी तक लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी। लिखने वाला कुछ यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, ये पॉइंट केवल समझने वाला है। और इतनी इंटरेस्टिंग क्लास को जो लोग मिस कर रहे हैं ना, समझो कि उन लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो रहा है। और आप ही लोग बताइए ना, हम क्या गलत करते हैं? हम तो बोल देते हैं एक लाइन में कि भाई एग्जाम टाइम में हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? अब ये हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या सपोर्ट करेंगे एग्जाम टाइम में? तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं कि सर आप गुस्सा है क्या है गुस्सा होंगे भाई? मेरा काम है पढ़ाना। हम लोग इसलिए मन दिमाग सबको शांत करके पढ़ाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि उस तनावपूर्ण मैसेज को ना किया करें तो बेटर होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं चट्टानों के प्रकार, हटवा के आज आपको भेजने वाले हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ रॉक। चट्टानों के प्रकार मैं आपको बता दूं कि चट्टान हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। मेनली यदि चट्टान को बांटे तो 3 कैटेगरी में। सबसे पहला आता है हमारे पास आग्नेय सेल। नंबर 2 को बोलते हैं अवसादी सेल। नंबर 3 को बोलते हैं कायांतरित सेल। 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं। सबसे पहला आग्नेय सेल, दूसरे को अवसादी सेल, तीसरे को कायांतरित सेल। इंग्लिश में देख लीजिए, आग्नेय सेल को इग्नियस रॉक कहते हैं। इसको हम लोग सेडिमेंट्री बोल देते हैं। इसे जो है हम लोग बोल देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक बोल देते हैं। आज के जो वीडियो जो देखा है उसको
मैं चट्टानों के प्रकार के यदि डिफिनेशन दूंगा ना तो सच बता रहे चुटकियों में याद कर लेगा बंदा, वो चुटकियों में याद कर लेगा, इतना ईजी है। समझ आ गया? 3 प्रकार के चट्टानों के प्रकार होते हैं। पहला एकदम रट लो इसी जगह पे, आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा कायांतरित सेल। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। कितना देर तक याद रखोगे? मैं क्या बोला? रटने के लिए। कितना देर तक याद रख पाइएगा? 24 घंटा। कितना? 24 घंटा मात्र आपको याद रखना है। और परमानेंट याद करवाने के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। समझ आ गया? और हिंदी में भी याद रखना है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। पता है ये चैप्टर वह कहाँ पे है? जियोलॉजी का तो किताब कभी जैक में मिलता नहीं है, झारखंड में कभी नहीं मिलेगा आपको किताब कि जो जैक बोर्ड स्पेशल किताब आ रहा है। यूनिवर्सिटी पासपोर्ट होता है ना, कहाँ पे है किताब वो जी? हाँ देखो यहाँ पे, ये वाला किताब वो मिलता है। इससे सोचोगे ना पास होने के लिए हो तो जाओगे, लेकिन इसमें देखो BA BSc के लिए है। तो BA BSc भी भाई जो कभी नहीं पढ़ा, 9 10 7 8 नहीं पढ़ा है, वो डायरेक्ट BA BSc में क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने कलेक्शन किया है टॉपिक्स को और सिलेबस बनाया है खुद से। आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा ना, क्लास 12 का जियोलॉजी, न्यू सिलेबस जियोलॉजी, क्लास 11 का जियोलॉजी, सब मेरा ही वीडियो आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ाई किया है। 6 का भूगोल, 7 का भूगोल, 8 का भूगोल, 9th का भूगोल, 10th का भूगोल, सभी जगह से मिलाकर पॉइंट्स को बनाया जाता है। इतना भी आसान नहीं होता टीचिंग करवाना। समझ आ गया? तो भाई 3 चीज़ याद करो जल्दी से। इग्नियस नहीं याद हो रहा है, याद होगा कि नहीं होगा? बता दें, एक और ट्रिक बता दें। देखना, हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी बोलने में रुक जाते हैं तो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं मतलब कि जैसे कैमरामैन को यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया किसी कारणवश, इसलिए कल उसको ये करेंगे, ऐसे बीच में बोलता है ना। तो अब दिमाग लगाना है यहाँ पे। कोई मान लो आ कर रहा है, क्या कर रहा है? आ कोई कर रहा है, तू बोल दो का, आ मैंने का। कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है। टाइप्स ऑफ रोक याद नहीं होगा यार, क्यों नहीं याद होगा मेरे रहते हुए? आ तो अगला आदमी बोलेगा का। ट्रिक देखो, आ मतलब आग्नेय सेल। एक बार आ बोला तो आ मतलब ले लो आग्नेय अवसादी सेल। अब एक बोल दिया का, आ का कर रहा है, आ का कर रहा है, आ का कर रहा है, तो का से क्या हो गया? कायांतरित। याद हुआ? टाइप्स ऑफ रोक याद हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं क्या बताता हूं कि भाई जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा करना है। लेक्चर लंबा होगा, अरे कोई टेंशन नहीं है मेरे को। 20 लोग ही देखे ना, 20 लोग को मैं जीनियस बनाऊंगा। जीनियस यहाँ से जो पढ़ के, जो केवल यूट्यूब का पावर से आपको जीनियस में बना दूंगा। टाइप्स ऑफ रोक याद हुआ कि नहीं? पहले हमें कमेंट भी कीजिए जल्दी से, चैट बॉक्स में ही कमेंट करो फटाक से। टाइप्स ऑफ रोक याद हुआ कि नहीं? आ अगला आदमी बोलेगा का। आ का, किसी का गला हकला रहा है, कोई क्लियर बोल नहीं पा रहा है तो बोलना आ का। ठीक है, तो आ से हो गया आग्नेय। एक बार अ बोलेगा तो अवसादी, और का बोल दिया तो क्या होता है? कायांतरित। क्या हो जाएगा? कायांतरित। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको याद रखना है ISM। ISM इंग्लिश में याद रखना है भाई, हिंदी याद हो जाएगा, इंग्लिश ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ISM, I से इग्नियस, S से सेडिमेंट्री, M से मेटामॉर्फिक। ISM इसी का नाम होगा। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ याद करने का ट्रिक। आपके यदि क्लास में यदि कोई आपके फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है आप उससे नाम रख दो। मैंने क्लास में भी ऐसे ही किया। जैसे क्लास 10th में आपने देखा होगा कि संख्या तो बहुत सारा रहता है, बट उसमें चैप्टर नंबर 2 में आपको बेकिंग सोडा याद करना है, धोवन सोडा याद करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम बोल दिए हैं कि भाई देखो याद नहीं हो रहा है ना। कितने लोग बेकिंग और धोवन में कन्फ्यूज रहता है कि NaCO3 होगा कि Na2CO3 10H2 होगा, पता नहीं, कन्फ्यूजन में रहता है। हम बता दिए हैं, जो आपका सबसे प्रिय मित्र होगा, हाँ, और जो आपको सबसे कठोर समीकरण लगता होगा या सूत्र लगता होगा, उसके नाम के जगह पे उसका सूत्र बोल दो, या से तेरा ये नाम रहेगा। तो लोग ऐसे किया मेरे सामने, मेरे को देखेगा तो बोलेगा ना सर धोवन सोडा जा रहा है, तो लोग जो आस पड़ोस वाले होते हैं ना उन लोग भी बोलते हैं अरे क्या बोला? धोवन सोडा। तो फिर बोलेगा क्या ये क्या होता है? तो बोलता है कि NaCO3 होता है। तो फिर एक बोलेगा कि नहीं NaCO3 होता है, तू तुरंत मारेगा एक तमाचा। तो तब उसका नेटवर्क पकड़ेगा 4G, बोलेगा नहीं Na2CO3 10H2 होता है, सोडियम कार्बोनेट। तब बोलेगा कि हाँ अभी उसका नाम करेक्ट हुआ। तो किसी का नाम भी रखना है तो आपको क्या करना है? सूत्र ही रख दो उसका नाम, उसका सूत्र नाम ही रख दो कि भाई चलो तुम्हारा सूत्र नाम है। तो ट्रिक, किसी का नाम होगा कोई भी तो उसको I से लिख दो, ऐसे कर दो M से। देखो ट्रिक, I फॉर इंद्रजीत नाम रख दो, S फॉर सुभाष रख दो, M फॉर मनीष रख दो,
ये सब क्या ट्रिक है भाई? ट्रिक अपने से क्रिएट करने सीखो ना। हमने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में आपको ISM याद रखना है। जी, सबसे पहला आग्नेय था। सबसे पहला क्या था? आग्नेय। और आग्नेय सेल यहाँ होता है। आग्नेय सेल का इंग्लिश में हम लोग इग्नियस रॉक भी बोल देते हैं। आप सभी को मैंने पढ़ाया था कल थोड़ा सा मैग्मा और लावा के बारे में, समझ आ गया? हालांकि ये चीज़ 11th में पढ़ना था, लेकिन 12th में भी पार्ट 1 वीडियो में मैंने रिविजन करवा दिया है। समझ आ गया? समझ आ गया? तो आग्नेय सेल में क्या पढ़ना है हमें, उस पॉइंट को बढ़िया से डिटेल में समझ लो थोड़ा सा। देखिए, पहले आग्नेय सेल का परिभाषा जानो कि मैग्मा तथा, है ना, लावा संगठन पर, मैग्मा तथा लावा के संगठन पर निर्मित सेलों को आग्नेय सेल कहते हैं। समझ आ गया? कितना इजी वे में मैंने समझाया आपको। अभी क्या समझाया? जैसा बोल देते हैं वैसे सुन लेते हैं आप लोग। आग्नेय सेल को इग्नियस रॉक बोलते हैं और इसका डिफिनेशन देखिए, मैग्मा तथा लावा के संगठन पर मेन चीज क्या आया? मैग्मा, लावा। संगठन मतलब होता है कि उसी के कॉम्पोजिशन में बना हुआ है, उसी के जो चट्टान बनेगा उसको हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। ट्रिक मैंने बताया था कल। मैग्मा, लावा, जब कूलिंग होता है, जब मैग्मा गर्म है तो प्लाज्मा अवस्था में रेड लाल दिखेगा, और जैसे ही वो ठंडा हो गया तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। और लावा को मैंने बताया था मैग्मा से कठोर होता है, मतलब कठोर होता है, बस इतना समझना, कठोर होता है। तो भाई सब मैग्मा लावा जब एकदम ठंडा हो जाएगा तब आग्नेय सेल नहीं बन जाएगा। आग्नेय सेल पहले कैसे याद रखें? आग मतलब क्या होता है? मैग्मा। आग मतलब क्या होता है? मैग्मा। भाई मैग्मा आग का ही रूप तो है एक तरीके से, प्लाज्मिक स्टेट में है तो गर्म ही है ना, गर्म चीज को आग बोलते हैं ना, तो आग होता है। आग नेय, नेय, नेय मतलब होता है झुक जाना। आग को भी झुका दिया और उससे जो चीज जो बना है उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय सेल। समझ आ गया? तो आग्नेय सेल इसी को बोलते हैं कि भाई जो एकदम गर्म चीज, तो गर्म चीज क्या था? मैग्मा। मैग्मा से बना हुआ चीज, मैग्मा लावा के बना हुआ चीज क्या होता है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि भाई ठंडा हो गया, लावा बन गया, ठीक है, उसका कलर काला हो गया, तो क्या लावा हुआ तो लावा गर्म नहीं रहेगा? क्योंकि आप देखिएगा मैग्मा कभी भी लावा प्लस मैग्मा एक के जगह रहता है, तो भाई गर्मी तो होगा, भले कलर काला हो गया लेकिन गर्मी तो होगा। तो इसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि मैग्मा था लावा के ठंडा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे ये हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के कारण क्या होता है? आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इसकी प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। आपको मैं एक चीज नाम दे दूं, इसे हम लोग प्राथमिक चट्टान कहते हैं, इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। मैं आपको बता दूं आग्नेय सेल को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राथमिक। कैसे? क्यों? क्योंकि इस दुनिया का निर्माण वाष्प से लिक्विड, प्लाज्मिक, और प्लाज्मिक से सीधा उसको ठंडा होने से ठोस में हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि जब मैग्मा था तो वो प्लाज्मिक स्टेट में था, मैग्मा से जैसे ही ये इसमें आया, कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, तो भाई पहला चट्टाने का नाम बन गया आग्नेय चट्टान। आग को झुकाकर बन गया चट्टान, एक आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जब बना, दुनिया में पहला चट्टान बना होगा। कौन सा चट्टान? पहला। इसीलिए बनावट की दृष्टिकोण से, इस पूरे परपट्टी की बनावट की दृष्टिकोण से आग्नेय सेल को हम लोग प्राथमिक चट्टान यानी कि प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। सवालों पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए मतलब प्राइमरी चट्टान कौन सा है, प्राइमरी रॉक्स कौन सा है, प्राथमिक चट्टान कौन सा है? ऑप्शन दे देगा, तीनों दे देगा, तीनों आकाती तीनों दे देगा, आग्नेय अवसादी कायांत्रिक तीनों दे देगा, बोल देगा इनमें सभी। बताओ कितना लोग नहीं पता होगा, क्या करेगा? हक्की बकी नेता के बोले बताओ ना क्या होगा, बताओ, मार देगा, नेरी गलती हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आग्नेय सेल। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय सेल को कहते हैं। समझ आ गया? और ये इतने ना कठोर होते हैं, इतने कठोर होते हैं कहना नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कठोर होते हैं, क्योंकि सेल का संगठन में आना में ना बहुत समय लगता है। सेल बनना इतना भी आसान नहीं होता है। किसी इंसान का क्या होता है? बार बार दिल टूटता है, जानते हैं आप लोग? बार बार दिल टूटेगा, एक समय बाद वो कठोर बन जाएगा, तो बोलते हैं पत्थर दिल इंसान है। तो बोलेंगे पत्थर दिल इंसान नहीं है साहब, ठोकरों ने चलना सिखा दिया है, ऐसा कुछ डायलॉग मारता है ना। तो इन लोगों का कुछ कहना नहीं है, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई देखिए जो बार बार ठोकर लगता है तो इंसान संभल जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी बार बार ठंडा हो रहा था कि भाई मैग्मा बार बार थोड़ा सा ठंडा होकर लावा बना रहा है, थोड़ा सा ठंडा होकर बोलेगा कि बोल लावा बना रहा है बार बार, ऐसे बढ़िया चट्टाने बना दो, तो बार बार काहे मैग्मा से लावा बनेगा, ऐसे बढ़िया लावा मैग्मा मिल के दोनों चट्टान बना दिया, ठीक है। और चट्टान मतलब समझ रहे हैं, चट्टान, पत्थर मतलब पत्थर, एक अपने भाषा का पत्थर और एक रियल वाला पत्थर। पत्थर मतलब पत्थर, है ना। जैसे कुछ होता है कांड ना, तो लड़का रोता है बहुत कम और लड़की बहुत ज़्यादा रोती है, तो इसमें कहा जाता है पत्थर है, कार है, तू नहीं रो रहा है, तेरा आंसू नहीं आ रहा है ना। तो ये सब पॉइंट थोड़ा समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, यानी कि विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं में ये अत्यंत कठोर होते हैं। क्या होते हैं? इनका विशेषता पहला है, ये क्या होते हैं? अत्यंत कठोर होते हैं और ये रवेदार होते हैं। रवेदार समझते हैं आप लोग? क्रिस्टलाइजेशन,
क्लास 12 के पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट में ये चीज़ पढ़ना है, क्योंकि कठोर को ही सॉलिड बोलेंगे ना। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पहला, उसी में दिया है रवेदार। रवेदार मतलब होता है क्रिस्टल, और रवेदार बोल रहे हैं तो क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल, ठीक है ना। तो इन ऐसी संरचना पाई जाती है। ये इतने ना कठोर होते हैं कि इनमें जो स्ट्रक्चर है इनके निर्माण के बारे में, उन निर्माण के बारे में हम लोग जान सकते हैं। इतना अच्छा होता है, स्टडी भी कर सकते हैं। इसके बाद ये दानेदार भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा हमारे पास कोई चट्टान आया पड़ा है, इसका क्रिस्टल तो पढ़ लिए, छोटे छोटे भी रहेगा। अब बोल दिया कि मैग्मा से बना हुआ है। जैसे बाराती में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनका तो स्वागत करेगा, उनका भी नाश्ता देगा आजकल, है कि नहीं। लेकिन छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है पेहटा भर के, तो बोलेगा हाँ हम भी बुलाती हैं, तो उसको बोलेगा तू भी बुलाती है, तो उसको भी बैठा देगा कहाँ पे, बल्ले वाले के ग्रुप में, मतलब बड़े वाले के ग्रुप में तो बैठा देगा, तो उसको भी बराती बोल सकते हैं ना। तो वैसे यहाँ पर भी बड़े बड़े सेलों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल ये तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। छोटकानों के पढ़ना पड़ेगा, क्या कीजिएगा, इन लोग भी दानेदार तरीके से आ जाएगा, क्योंकि एकनी का भी जन्म उसी खानदान से हुआ है, मैग्मा और लावा से ही हुआ है। समझ आ गया। तो ये पॉइंट आपको पकड़ना है, समझ आ गया। अभी तक याद हुआ कि नहीं आग्नेय सेल किसे कहते हैं। लावा तथा मैग्मा से निर्मित सेलों को आग्नेय सेल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। लावा तथा मैग्मा जब ये ठंडा होते हैं तब जाकर ऐसे सेलों का निर्माण होता है, और इन सेलों को हम लोग प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये सेल अत्यंत कठोर होते हैं, इनमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, दानेदार भी ये पाए जा सकते हैं, और ओरिजिनल प्रोसेस ठोसी भवन होता है। भाई ठंडा हुआ मैग्मा तथा लावा ठंडा हुआ, तो इस प्रोसेस को हम लोग ठोसी भवन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं कि नहीं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन, कि भाई गर्मी में था तो ठंडी हुआ तो वो सॉलिड में बन गया। अरे सॉलिड में देखो ना भाई, पानी जब हम लोग रखते हैं नॉर्मल पानी फ्रीज में, फ्रीज एकदम चालू है, पानी को रख दिए तो बर्फ जम जाता है, तो उसको क्या बोल देंगे, सॉलिडिफिकेशन है ना बोलेंगे, फ्रीजिंग नहीं बोल देंगे, जम गया बर्फ बन गया। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है जियोलॉजी। और इतना मैं तोड़ तोड़ कर इस बार पढ़ा रहा हूँ कि भाई आपको मैंने बताया था कि जब आऊँगा तो तबाही लेकर आऊँगा बैच में, आपको केवल क्लास करना है, आप नहीं भी लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ आ गया। हर एक पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूं, यदि हमसे हो सकेगा तो नोट्स को मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहला पॉइंट। और कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट हो जाना मेरे से व्हाट्सएप पे, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट्स को हम लोग देते रहते हैं। मेरे स्टेटस में, मेरे कुछ चीज़ों में, मेरे जो पर्सनल जो अकाउंट्स हैं, उन पर्सनल नहीं ऑफिशियल बोल सकते हैं, क्योंकि पर्सनल नंबर मेरा कुछ और है, तो उसमें ऑफिशियल में हम लोग कुछ अपडेट्स देते रहते हैं, जैसे कि कुछ आया जियोलॉजी से संबंधित, तो वो सब देते रहते हैं। हर एक चीज़ का वीडियो ही नहीं बनाया जाता मेरे चैनल पर, आलतू फालतू वीडियो बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट, इन सेलों में परत विहीन, ये सेल क्या होते हैं, परत विहीन होते हैं। दैट मीन्स कि इनमें किसी प्रकार का कोई भी लेयर नहीं पाया जाता। कैसे पाया जाएगा बताइए ना। मान लीजिए बहुत ज़्यादा मैग्मा लावा ठंडा हुआ पड़ा है, आग्नेय सेल बना हुआ है, कैसे परत उसमें होगा, दिमाग लगाओ, परत होगा क्या, नहीं। तो क्या होते हैं, ये परत विहीन होते हैं। नोट्स करते चलना, नोट्स यहाँ से ही हो जाएगा भाई, इतना बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नोट्स अपने आप कर लोगे। इसके बाद ये जीवाश्म विहीन भी होते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि डायनासोर वायनासोर ये सब जो भी है नीचे है, और भाई मैग्मा जब निकलेगा तो ये सब तो हो सकता है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इनमें जीवाश्म होगा क्या, तो नो, जीवाश्म नहीं होगा, तो इसको बोल सकते हैं जीवाश्म विहीन है। क्या है जीवाश्म विहीन, इसमें किसी प्रकार का कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जा रहे। फॉसिल्स इंडेक्स भी नहीं पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जीवाश्म सूचक कहते हैं। इंडेक्स, इंडिकेटर भी होता है, इंडिकेट्स करने वाले, इंडेक्स नहीं पाया जाता कोई भी। इसके बाद देखना, इस चट्टान के ऊपरी भाग पर संधियां पाई जाती है। संधि मतलब समझ रहे, जोड़। और मैंने बताया था क्लास 11th में एक टॉपिक में कि चट्टानों पर यदि जोड़ की बात आती है, चट्टानों पर कोई मोड़ उत्पन्न होता है, कोई लहरनुमा है, कोई नुमा है, मोड़ उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम लोग वलन कहते थे। याद आया, क्या बोलते थे, वलन कहते थे। किसी प्रकार के कोई भी क्रैक्स यदि रॉक्स पे आते हैं तो उसको हम लोग वलन बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि सर अभी आपने बताया कि ये अत्यंत कठोर होते हैं, तो इनमें क्रैक्स कैसे आएगा। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने बताया था अपक्षय अपर्दन क्लास 11th में था कि भाई कोई भी चट्टान ना, उसका नुकसान होता है, उनमें विदरिंग प्रोसेस होगा, रासायनिक अपक्षय होगा, मशीनरी अपक्षय होगा, जैविक अपक्षय होगा, है ना। अपक्षय होता है तो चट्टानों को तोड़ा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया भी करके टूट जाता है। भाई बड़े बड़े बिल्डिंग टूट जाता है, तो ये तो पत्थर है, तो भाई पत्थर से बिल्डिंग बनता है, खैर वो बात अलग है, लेकिन पत्थर को भी हम तोड़ सकते हैं। समझ आ गया। तो पत्थर पे कहाँ पे जल्दी क्रैक्स आएगा, मान लीजिए कोई आग्नेय सेल है हमारे पास, इतना बड़ा सा भयानक सा एकदम, बीच में कहीं से कोई से क्रैक्स नहीं है कोई जगह पे, तो कैसे आएगा। इसका दो परत हुआ कि नहीं हुआ, इसको निचली परत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये नीचे वाला भाग है कि नहीं, लेयर नीचे वाला है,
इसको ऊपर वाला भाग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो सबसे पहले नुकसान कहाँ पे होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर? तो आप सभी का आंसर आएगा यहाँ पर। तो उसी चीज़ को मैंने बोला है कि ऊपरी भाग पर संधियाँ पाई जाती है, नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। समझ आ गया? और हाँ, बहुत ज़्यादा जो फर्स्ट जो विदरिंग का प्रोसेस होता है वो होता है आपका इग्नियस रॉक में। किसमें होता है? इग्नियस में। सेडिमेंट्री अभी उसमें जाना बहुत बाकी है। इग्नियस का लगभग 4 लेक्चर आएगा, छोटा छोटा, ऐसे ही जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ। इसका निर्माण ज़्यादातर ज्वालामुखी क्रिया से होता है। कौन सी क्रिया द्वारा होता है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ओके, तो ज्वालामुखी आपको पढ़ा दिए थे क्लास 11th में, आपने क्लास किया होगा तो भाई ज्वालामुखी डिटेल में पढ़ाएं, है ना, कि जब मैग्मा और लावा बाहर उद्गार करते हैं धरती पे, तब जाकर उसी प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो कहते हैं। अब बताइएगा कि वही ज्वालामुखी, वही लावा जो मैं पढ़ाया था क्लास 11th में और पिछले लेक्चर में भी, उसमें वही लावा, वही मैग्मा था जो नीचे से ऊपर आ रहा था। तो भाई नीचे से ऊपर आया, कहाँ ही आया? ऊपर ही आ रहा है ना। ऊपर में हवा तो ही है हमारे पास 640 किलोमीटर वाला, 640 नहीं, हमारे आसपास वाले भी है ना। गर्मियों के दिन में ज्वालामुखी फटता है तो एक समय बाद तो ठंडा होगा। अरे कभी तो ठंडा होगा, एक समय बाद ठंडा तो होगा। ठंडा होगा तो क्या बनेगा? पत्थर। क्या बन जाएगा? पत्थर बन जाएगा, पत्थर। और एक और चीज़ मैंने बताया था कि भाई कोई भी चीज़ को जब बार बार मैग्मा से लावा बन रहा है तो पत्थर क्यों बन गया? नीचे से आने के बाद पत्थर ही क्यों बना? ट्रिक है कि वो नीचे से ऊपर ही क्यों आया। कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो सर आप बोले कि मैग्मा ब्लास्ट होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। तो जब हुआ तो लावा ही बना देता धरती यहाँ पे, तो पत्थर कैसे बना देगा? तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले धरती से ऊपर ही क्यों आया जो ज्वालामुखी में? क्यों? क्योंकि अंदर में उसको बहुत ज़्यादा तंग किया जा चुका था। ऊपर आया कि हाँ चैन की सांस मिलेगा, पत्थर पर हम चले जाएंगे, हमको सन्यासी बाबा उस पर बैठ कर उसकी पूजा करेंगे, जय शंकर महाराज, ऐसे, है ना। तो वो बात की बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब मैग्मा धरती के बाहर आते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे सेल, खनिज वनिज सब आ जाते हैं ज्वालामुखी के द्वारा, तो उन सभी से अलग अलग टाइप के रॉक बन जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं। और जब ऊपर आते हैं ना तो उसी के आधार पर दो चीज़, यहाँ पर आप एक पॉइंट समझो कि भाई आग्नेय सेल को अब हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, बांटेंगे कि भाई ये तो आग्नेय था, इसको बांट रहे हैं। अब कितने भागों में बांटते हैं अभी आपको पता चल ही जाएगा। एक लेक्चर में नहीं बताएंगे, 2 लेक्चर हम आपको यहाँ पे अभी एक टॉपिक और लेंगे इसमें। उसमें अभी आपको ये अभी पता चला कि मैग्मा 2 जगह हो सकते हैं। एक ज्वालामुखी क्रिया द्वारा मैग्मा ऊपर आ गया, वो वाला, और एक मैग्मा, मतलब मैग्मा टाइप तो सेम रहेगा लेकिन मैग्मा कंडीशन समझिए, अवस्था। ये एक ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरती पे आ गया मैग्मा, और एक टाइप का मैग्मा होगा जो धरती आके अंदर में होगा, अंदर में होगा, ठीक है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं ना, मैग्मा एक अंदर में एक बाहर में। अब दोनों कंडीशन में पढ़ना है कि क्या दोनों जगह पे आग्नेय सेल बनेगा? तो यस बनेगा। अभी उसके लिए इस सभी को हमको इरेज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लोगे अच्छे से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक हम लोग आग्नेय सेल को देख चुके हैं। अभी हमको जस्ट पढ़ना है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए आग्नेय सेल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन जो आपके एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा जो पूछता है ना, उन सारे टॉपिक्स को मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ इसके आगे फ्यूचर के बारे में इसी में पढ़ना है कि भाई कोई पत्थर जन्म कैसे लेता है भगवान के रूप में, है ना। इसके बाद जो भी चीज़ है पत्थर पूजा, सब पूजा हम लोग सब कर लेते हैं, ठीक है। आग्नेय सेल को अभी फिलहाल हम लोग बांटेंगे 2 भागों में, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। एग्जाम में इसी टाइप से पूछता है कि आग्नेय सेलों का वर्गीकरण कीजिए, है ना, क्लासिफाइड द इग्नियस रॉक, मतलब क्लासिफाई कीजिए इसको। तो यहाँ पर ये आता है पॉइंट सबसे पहला कि 2 प्रकार के, अभी जस्ट आपको हम बता दिए कि आग्नेय सेल का कंडीशन 2 हो सकता है। एक मैग्मा जो कि धरती के अंदर पाया जा रहा है, एक मैग्मा जो कि धरती का ऊपर पाया जा रहा है। तो जो धरती के अंदर पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रसिव इग्नियस रॉक। इंट्रसिव इग्नियस रॉक। जजमान आपको पता होगा इग्नियस रॉक का मतलब आग्नेय सेल होता है। ये पॉइंट तो आप समझ रहे हो ना। इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है? आग्नेय सेल होता है। लेकिन हमने यूज किया यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज जिसको हम लोग इंट्रसिव बोल रहे हैं। इंट्रसिव मतलब क्या होता है जजमान? इसका मतलब होता है आंतरिक। क्या होता है? आंतरिक, और इसी का नाम है अंतर्वेधी। समझ में आ गया? तो इंट्रसिव को ही हम लोग आंतरिक या अंतर्वेधी बोल देते हैं। इंट्रसिव समझ आ गया? धरती के अंदर आग्नेय सेल है कि बताइए इंट्रसिव का मतलब क्या होता है? इंट्रसिव का मतलब समझो आंतरिक आग्नेय सेल। क्या होता है आंतरिक आग्नेय सेल? इस प्रोसेस में ये होता है कि मैग्मा ऊपर ना आकर के, मान लीजिए ऊपर का क्रस्ट बहुत मजबूत है, ये अब के समय की हम बात कर रहे हैं, जब भूपरपट्टी बन गया तब। जब ये परपट्टी नहीं बना होगा, समझिए कि जब धरती के अंदर में जहाँ पे मैग्मा का लेयर पाया जाता है, यानी कि मेंटल के ऊपरी परत में, मेंटल के ऊपरी परत से ऊपर का सब पूरा कठोर है। क्यों? क्योंकि मैग्मा धरती के अंदर भी ठंडा हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम लोग भूमिगत जल कहते हैं, ये आपने पढ़ चुका था। तो नीचे भी एक वातावरण बन सकता है और
धरती के अंदर ही मैग्मा कूलिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे चले जाएगा, ठंडा होने लगेगा। तो भाई इस प्रकार से हम लोग एक कैटेगरी में बांट दिए हैं। अब इसको लिखवा देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर। इसको बोलते हैं एक्सट्रसिव जजमान। क्या बोलते हैं? एक्सट्रसिव। पहले वाले को इंट्रसिव याद रखना है क्लासिफिकेशन में, पहले वाले को इंट्रसिव, सेकंड वाले को एक्सट्रसिव याद रखना है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं। हाँ, तो इसमें क्या आगे बढ़ेंगे? इग्नियस लिखते हैं। 2 प्रकार के रोग हो गए। कौन सा रोग? इग्नियस रोग। 3 प्रकार के रोग हुआ था, पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक। ISM कंप्लीट, ठीक है। आ का इतना कंप्लीट। चलिए आ में गए, मतलब आग्नेय में गए। आग्नेय को 2 भागों में क्लासिफाई किए हम लोग। फर्स्ट इज इंट्रसिव एंड सेकंड इज एक्सट्रसिव। समझ में आ रही है जजमान? जल्दी जल्दी से बोलिएगा। समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, बताना है चैट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स मेरा खाली नहीं रहना चाहिए हर एक वीडियो का। यदि कोई वीडियो का कमेंट बॉक्स में खाली हुआ तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उठपटांग लगूंगा समझाने। फिर मतलब गलत नहीं समझाऊंगा, तरीका ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं समझाने वाला हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में 2 चीज़ लिखना है। इतना डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे यही चाहिए। आपका नाम चाहिए टोटल, जो आप स्टूडेंट हैं। आईडी आल जाल बना के नहीं यहाँ पे कमेंट करना है। कितना लिखता है? ISC स्टूडेंट्स, है ना? ये स्टूडेंट भाई कुछ नहीं, आप नाम लिखो सीधा। चैनल का नाम चेंज करो, या आपका नाम यदि चैनल का है या चैनल से ही आप मेरे वीडियोस को देखते हो, आप अपना रियल नाम मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ोगे। और एक चीज़ और, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरा कौन से स्टूडेंट्स कहाँ के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हमको पता है झारखंड से ही सभी लोग हैं, सभी लोग, हम भी झारखंड से हैं। समझ में आ गया ना? ऐसे तो 2 चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि आंतरिक आग्नेय सेल क्या होते हैं। देखो, जब मैग्मा धरातल, उसको क्या बोलते हैं? धरातल के अंदर ही जमकर ठोस बन जाता है एवं इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित आग्नेय सेल को अंतर्वेधी आग्नेय सेल कहते हैं। क्वेश्चन इज क्लियर? कोई दिक्कत? देखो, इंट्रसिव इग्नियस रोग क्या है? मैंने समझा दिया था ना। मैग्मा धरती के अंदर में रहेगा, धरती के अंदर में रहकर ठंडा हो गया, तो उससे हम लोग आंतरिक आग्नेय सेल बोलते हैं। और आंतरिक का ही मैंने एक और नाम बताया था आपको अभी जस्ट, इसको बोलते हैं अंतर्वेधी। क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी। कोई दिक्कत? इंट्रसिव। समझ आ गया? इग्नियस रोग कितने भाग में? 2 भाग में। फर्स्ट इज इंट्रसिव, सेकंड इज एक्सट्रसिव। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार। जब मैग्मा धरातल के अंदर ही जमकर ठोस बन जाता है एवं इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित सेल या निर्मित आग्नेय सेल को, क्योंकि ऑलरेडी आग्नेय था, आग्नेय आग से ही तो लड़ रहा है ना, धरती के अंदर में आग्नेय बन गया। बस प्रोसेस क्या है? धरती के अंदर में आग्नेय बन गया, तब ऊपर ब्लास्ट नहीं कर पाया। दूसरा प्रोसेस क्या है कि भाई ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा ब्लास्ट किया और ऊपर पे आने के बाद ठंडा हो रहा है, तो एक्सट्रसिव उसी को कहते हैं। जब मैग्मा लावा धरातल पर प्रकट होने के बाद आग्नेय सेल बनाते हैं, उसे बाह्य आग्नेय सेल कहते हैं। समझ में आ गया सर? आपको बताया था ना मैंने कि बस कुछ नहीं करना है, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब किसको नहीं पता होगा कि बताइए धरती के अंदरवा में आग है, तो सब आगिया बाहर आ जाएगा, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि नहीं कि धरती के अंदर में ही वो जमकर ठोस बन जाए, चट्टान बन जाए। एक केस ऐसा भी आ सकता है कि भाई ठीक है बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद भी तो ठंडा ही होगा, एक ही प्रोसेस है, तो बाहर में भी तो सेल बन सकता है। 2 कंडीशन। हम लोग अपने आसपास जितने भी सेल देखते हैं सभी कौन से सेल होंगे? आंतरिक या ये, तो सभी एक्सट्रसिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्सट्रसिव। कोई सेल को हम लोग देख पाते हैं। ये सेलों में ना, इसी में ज़्यादातर हमको आंतरिक में पातालीय सेल पढ़ना है, जिसमें हमें वो पढ़ना है कि भाई धरती के सेल ऊपर क्यों आ जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे देवी देवता निकले हैं, वहाँ पे वो पत्थर का जन्म हुआ है, पेट्रोजेनेसिस, तो वो सब चीज़ इग्नियस, इसमें कौन से इग्नियस में होगा? इंट्रसिव इग्नियस में होगा। एक्सट्रसिव इग्नियस मीन्स क्या होगा कि मैग्मा लावा धरातल पर प्रकट होने के बाद ये होता है, और इसमें धरातल पर प्रकट नहीं होगा, अंदर में जमकर ठंडा हो जाएगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें मैग्मा लावा या आग्नेय सेल, सिंपल आग्नेय सेल जब धरती के अंदर में बन गया उसे आंतरिक आग्नेय बोल देंगे, बाहर आ गया तो क्या बोल देंगे? बाह्य आग्नेय बोल देंगे। ए जी, इंटर में धरती के इन में गया, अंदर में गया तो उसको इंट्रसिव, एक्सट्रसिव बाहर आ गया तो क्या बोल देंगे उसको? एक्सट्रसिव, और ये था तो इंट्रसिव। समझ आ गया? एग्जाम्पल्स की बात कर लें। ये तो था कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ा मोड़ा याद करना पड़ेगा। देख, इसके अंतर्गत सेल आते हैं, जिसको एक सेल को हम लोग नाम दे देते हैं ग्रेनाइट। कोई छोटा शब्द लग रहा है, लेकिन सेल बहुत बड़ा होता है, जो कि धरती के अंदर में होता है। कहाँ होता है? धरती के अंदर। इसके बाद फैकोलिथ, आपने नाम सुना क्या? फैकोलिथ नाम सुना है? बैथोलिथ नाम सुना है कभी? तो ये सब हम लोग डीप में जाकर पढ़ेंगे। अभी तक आपको मात्र एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, ग्रेनाइट। क्या याद रखोगे? ग्रेनाइट। आंतरिक आग्नेय सेल इग्नियस रॉक में, इंट्रसिव में कौन सा? ग्रेनाइट। इजी। लेकिन इसका एग्जाम्पल में आपको याद रखना है बेसाल्ट। और एक सेल का नाम हम और आपको एक्स्ट्रा देने का प्रयास करते हैं, रायोलाइट। समझ आ गया? तो इंट्रसिव इग्नियस रॉक में फर्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रेनाइट
एंड नेक्स्ट इज, यदि आप बोलना चाहते हैं तो फैकोलिथ हो गया, बैथोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। समझ आ गया? तो अभी आप समझने के लिए याद रखो कि भाई एक होता है ग्रेनाइट जो कि इग्नियस होता है, धरती के अंदर में बना ग्रेनाइट। क्या बन गया? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पे बहुत सारा पेट्रोग्राफिक नोट्स भी आता है। ग्रेनाइट पे बहुत सारे पेट्रोग्राफिक नोट्स भी आते हैं, यानी कि ग्रेनाइट का प्रयोग भी किया जाता है। ग्रेनाइट एक प्रकार का खनिज भी होता है ना, जो कि धरती के अंदर से प्राप्त किया जाता है। बेसाल्ट से जो स्लेट वेट बनता है ना, ये अलग मैटर है, हालांकि उसका अलग प्रोसेस है। रायोलाइट आ जाता है। तो भाई बताइए कि कौन से इंट्रासिव में या एक्सट्रासिव में ज्वालामुखी प्रक्रिया होगा? कौन सा सेल इन दोनों में, इंट्रासिव में और एक्सट्रासिव में, कौन सा ऐसा सेल है जो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुआ है? ये कि ओ? तो आएगा ए नहीं सर, ओ। ए नहीं सर, ओ। समझ आ गया? यानी कि एक्सट्रासिव, क्योंकि अंदर में ही रह जाता तो वो इंट्रासिव बन जाता है, ऊपर आ गया तो क्या बन गया? एक्सट्रासिव बन गया। ठीक है, बाहरी आग्नेय सेल बन गया। तो आज के इस वीडियो में होप दैट आपको 2 आग्नेय सेल के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये वाला वीडियो जो आंतरिक आग्नेय सेल होगा, इसका साइज सबसे पहले बड़ा होगा, बहुत बड़ा सेल बनेगा। जितना आग्नेय सेल बनता है ना, सब बड़ा सेल बनेगा। इसमें क्या बनेगा? छोटा बनेगा, क्योंकि नीचे से सब कुछ को इतना हुमच के ना टक्कर मारा है एक्सट्रासिव में ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा कि वो एकदम टुकड़ा हो जाएगा। तो ऊपर आने के बाद वही बोले थे ना अभी कि दानेदार भी होते हैं। इनको पढ़ेंगे रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, इनको हम लोग दाना पढ़ेंगे, छोटा टुकड़ा कि इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आंतरिक आग्नेय सेल को भी हम लोग क्या कर देंगे? बांटेंगे। इनका भी हम लोग क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। तो इंट्रासिव इग्नियस रॉक, इसे इंग्लिश में कहते हैं आंतरिक आग्नेय सेल को, और इसको यदि हम क्लासीफाई करें तो ये हम लोग 2 टाइप में कर पाते हैं। कितने टाइप में? 2 टाइप में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले वाले को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं पतालीय सेल, यानी कि पतालीय आग्नेय सेल हम लोग बोल सकते हैं, या इसको और लंबा आप खींचना चाहते हो तो ऐसे भी हो सकता है पतालीय आंतरिक आग्नेय सेल। ये पतालीय बस आपको याद रखना है और इसके साथ ऐड कर देना है, यानी कि पतालीय आंतरिक आग्नेय सेल सबसे पहला। पतालीय का इंग्लिश होता है प्लूटोनिक। क्या होता है? प्लूटोनिक। तो बोल सकते हैं प्लूटोनिक इंट्रासिव इग्नियस रॉक। इसका इंग्लिश भी हो गया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, कि प्लूटोनिक इंट्रासिव इग्नियस रॉक नंबर 1 टाइप। नंबर 2 इज क्या है? देख सकते हो यहाँ पे मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में नाम कि मध्यवर्ती आग्नेय सेल इसे बोल सकते हैं, लेकिन आप इसे अपने भाषा में ऐसे याद रखोगे कि मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल। इसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं हाइपाबाइसल इंट्रासिव इग्नियस रॉक। क्या बोल सकते हैं? हाइपाबाइसल इंट्रासिव इग्नियस रॉक। अब जो है हम लोगों को मेन एक करके आपको समझना पड़ेगा कि भाई पतालीय क्या होता है, मध्यवर्ती क्या होता है। तो अभी मैं हूँ अपने ऑफलाइन क्लास में, एंड जैसे जैसे इन लोग को पढ़ा रहा हूँ वैसे आप लोग को भी पढ़ाया जाएगा। समझा गया? देखो जी, तो कल कहाँ तक आप लोग पढ़ा चुके थे? ये वाला पढ़ा दिया था ना, पतालीय क्या होता है और मध्यवर्ती क्या होता है। तो पतालीय क्या होता है इसको पहले बता देते हैं। देखो पाताल, जैसे आपने नाम सुना है, एक आकाश होता है और एक क्या होता है? पाताल। आकाश पाताल का नाम सुना है ना? आकाश मतलब क्या होता है? ऊपर, और पाताल मतलब क्या होता है? नीचे। तो पताल मतलब नीचे खाली समझना, पताल मतलब धरती मत समझना कि पताल मतलब धरती, पताल मतलब समझना नीचे। तो अब हमारे पास, आपको हम बता चुके थे कि हमारे पास पृथ्वी का परत होता है, जिसमें ऊपर वाले को सियाल कहते हैं, नीचे वाले को मेंटल कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को क्रोड कहते हैं, यानी कि नीफे कहते हैं। समझा गया? अब एक बात है यहाँ पे कि ऊपर का धरातल में कुछ भी है, हमको उस चीज से मतलब नहीं है। आपको पता था मैग्मा यहाँ पे बन रहा था, कहाँ पे बन रहा था? मेटल के ऊपरी भाग पर, और परपट्टी के निचले भाग पर क्या बनता है? मैग्मा बनता है। समझा गया? यदि मैग्मा ऊपर आने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि गर्म चीज हमेशा ऊपर आता है, तो यदि ये मतलब मैग्मा जो नीचे बना है, ये मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? आंतरिक आग्नेय सेल। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब मैग्मा धरती के अंदर में ठंडा होगा तो उसे हम लोग आंतरिक आग्नेय सेल बोलते हैं। लेकिन इसमें हम लोग पताल समझना है मेन चीज ना, पतालीय आग्नेय सेल क्या बोलेंगे कि ये प्रयास ही नहीं किया, ये अंदर में रह गया मैग्मा और धरातल पर आने का प्रयास ही नहीं किया, तो क्या बोलेंगे कि इसी जगह पे नहीं ठोस बन जाएगा, ये सभी जगह पे क्या बन जाएगा? ठोस, बहुत बड़ा सेल बनता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग एक लाइन में ऐसे भी दे सकते हैं कि वह आग्नेय सेल जो धरती के एकदम अंदर में जम जाता है। समझा गया? तो इसका देखो सबसे पहले हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि जब मैग्मा, लिखो, जब मैग्मा तथा लावा धरातल के आंतरिक भागों पर ही जम जाते हैं तो उससे निर्मित सेल को क्या कहते हैं? पतालीय आग्नेय सेल कहते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या बताया इसमें आपको? पतालीय समझ में आया कि नहीं आया? पतालीय सबसे इजी था कि नहीं था? कि जैसे मान लो कि धरती के अंदर में जहां पे मैग्मा बना, वो मैग्मा ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं किया। प्रयास कैसे नहीं किया? इसका पॉइंट ये है कि ऊपर में बहुत भाग मेरा कठोर था, ऊपर का भाग क्या था? सभी कठोर था। समझा गया? तो वही पॉइंट है यहाँ पे कि जब मैग्मा तथा लावा धरातल के एकदम आंतरिक भागों पर ही क्या हो जाता है? जम जाता है, यानी कि धरातल के एकदम अंदर में जम जाएगा। सुनो ध्यान से लड़की लोग, ऊपर भी नहीं आया, कहाँ पे जम गया? अंदर में जम गया।
ये नॉन स्टॉप क्लास होता है, तो इसमें सुनना चाहिए ध्यान से, ठीक है ना, इसमें बीच में बहस नहीं। तो जब मैग्मा लावा मान लो यहाँ पे निर्मित हुआ, तो ये भूप्रपट्टी है, इसके एकदम मतलब एकदम डीप में, एकदम अंदर में जम गया, और ऊपर का भाग अत्यंत कठोर था, जिसकी वजह से उसको अंदर में जमना पड़ा, ठीक है ना। तो उस प्रकार का निर्मित सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, पातालीय आंतरिक आग्नेय सेल बोल देंगे। यानी कि वो एकदम पाताल में, एकदम जैसे पाताल मतलब बताया था ना, आकाश मतलब ऊपर, पाताल मतलब नीचे, तो पाताल मतलब एकदम धरती के अंदर में जम के, यानी कि हम लोग अपने भाषा में ये समझो कि वैसा पत्थर जो एकदम धरती के अंदर में ही है, उसे क्या बोलते हैं, पातालीय आग्नेय सेल। इसका एग्जाम्पल उस दिन भी हम आपको बताए थे कि जैसे इग्नियस रॉक का एग्जांपल होता है ग्रेनाइट, बताए थे, ग्रेनाइट बताए थे। इसके अलावा बताए थे वो वाला क्या बोलते हैं उसको, थाइकोलिथ बताए थे, डाइक बताए थे, सील बताए थे, ये सब बताए थे, लोपोलिथ, लैकोलिथ, ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो इसमें आपको सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। पातालीय आग्नेय सेल का एकमात्र एग्जाम्पल है जिसको अभी आपको याद रखना है, ग्रेनाइट। क्या याद रखना है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यहाँ पे डीप में पड़ता है, क्योंकि देखो ग्रेनाइट के ऊपर एक पेट्रोग्राफिक नोट्स आता है लिखने के लिए, जो कि 5 नंबर का आता है, समझा गया। जैक बोर्ड के जब एग्जाम पूछता है तो क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसा पेट्रोग्राफिक नोट आता है, 5 नंबर का देता है, लेकिन 3 टॉपिक देता है। जैसे बोल दिया कि चूना पत्थर पे पेट्रोग्राफिक नोट लिखो, तो चूना पत्थर के बारे में जो चीज़ आपको पता होगा उसको लिखना पड़ेगा। बोल दिया ग्रेनाइट के ऊपर लिखिए, तो ग्रेनाइट के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो क्या पता चला ग्रेनाइट के बारे में, कि ग्रेनाइट जो है धरातल के एकदम अंदर में क्या होता है, निर्मित होता है, और इसका साइज अत्यधिक बड़ा होता है। मान लो कि धरती के अंदर में तो हमें साइज क्या पता है क्या, अभी देखना 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक लंबा लंबा खाली सेल होता है। इतना धरती पे होता है क्या इतना बड़ा सेल, नहीं। धरातल के ऊपर आने के बाद इतना बड़ा सेल नहीं हो पाता है, अभी बताते हैं, वो भी उसका भी प्रोसेस है। कि धरती के अंदर में लावा मैग्मा मान लो कि नदी जैसा बह रहा है अंदर में, ठीक है ना, तो नदी जैसा वो अचानक से क्या हो जाता है, ठंडा। अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे प्रोसेस द्वारा क्या होगा, ठंडा, जिसको हिमांक बोल रहे थे ना, इस टाइप से वो एकदम ठंडा हो जाएगा और एकदम लंबा ही रहेगा, और 2-4 किलोमीटर तक उसका आकार रहता है, समझा गया। तो सबसे बड़ा चट्टान ये कहलाता है। अत्यंत कठोर होगा, अत्यंत कठोर, और अंदर में ना ही उसका अपक्षय होगा, ना ही विदरिंग हो पाएगा। अपक्षय या अपर्दन कोई भी किसी प्रकार का कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसलिए अंदर में एकदम कठोर। और यही हम लोग मानते हैं कि ऊपर का भाग एकदम कठोर बना दिया गया है। ऊपर का भाग मेरा क्या है, कठोर है। तो अभी तक जो पढ़ा है आपको पातालीय आग्नेय सेल यानी कि प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, मध्यवर्ती आग्नेय सेल। क्या आता है, मध्यवर्ती आग्नेय सेल। इसको मिटा दें, चलो। अगर देखें तो और भी आसान होता है, जैसे कि देखो ध्यान देना, सारा कॉन्सेप्ट मेरा इसी जगह पे है, सारा कॉन्सेप्ट इसी जगह पे है। थोड़ा सा हम फिगर को ना चेंज करते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम कोई धरातल बना लिए, इसको आपको धरातल समझना है। ये समझ लो कि ये धरातल है, इसकी परत थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मोटा। और मान लो कि इस लेवल में हमारा लावा तथा मैग्मा निर्मित है। देखो ये जो मैग्मा है, मैग्मा ऊपर आता है कि नहीं आता है, तो नीचे देखो हमारे धरती के अंदर में है क्या क्या चीज़, वो पॉइंट समझिए जियोलॉजी के अंतर्गत। तो भूमिगत जल होता है ना, अंडरग्राउंड वाटर। तो जैसे एक ऊपर में नदी होता है, नदी हम लोग किसे कहते हैं, नदी उसी को कहते हैं कि जब पानी ऊपर बह रहा है, यानी कि धरती के ऊपर बह रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, नदी। लेकिन वही पानी धरती के अंदर में बह रहा है, दरारों के बीच में अपना एक जगह बना लिया है, धरती के अंदर में रास्ता बना लिया है, उसको सुरंग बोलते हैं ना, सुरंग उरंग ये सब होता है। तो ऊपर में तो आया तो नदी हो गया, लेकिन नीचे गया तो क्या हो गया, वो मतलब भूमिगत जल। यदि अंदर में, भूमि मतलब होता है जमीन, गत मतलब होता है गर्त, नीचे। तो धरती के नीचे यदि कोई पानी भरा है तो उसे क्या बोलते हैं, भूमिगत जल। तो अंदर में जब पानी प्रवाहित होगा तो वो एक जगह बना कि नहीं बना। तो मैग्मा के सामने पानी की क्या औकात है, कुछ नहीं। तो जब मैग्मा धरती के ऊपर आने लगा और पता चला कि बीच में ऐसे करके कोई नली है, ऐसे कोई छिद्र है, कोई रंध्र है कि नहीं, मतलब रंध्र कहने का मतलब छोटा मत समझना, बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल, ठीक है ऐसे। तो ये मैग्मा जाकर क्या हो जाएंगे, इसके बीच में फंस जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जाकर फंस जाएंगे। जैसे कैसे एक जाली के जैसा हो गया यहाँ पे, इसके बीच का संरचना क्या हो गया, इसके बीच का संरचना क्या हो गया, जाली जैसा, कि कभी रंध्र है, कभी भूमिगत जल का रास्ता बनाया हुआ है ऐसे। तो ये मैग्मा जब जाएंगे तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। लेकिन फंसने का भी एक कंडीशन होगा कि किस कंडीशन में ये फंस सकते हैं। ऊपर का भी हम क्या बताए थे कि पतला हम नहीं बनाया, क्या है, मोटा। ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन ऊपर से ऊपरी परत क्या था, मजबूत था, और अंदर में उसको क्या करना पड़ा, फंस जाना पड़ा। तो फंसने के बाद बीच बीचवान में फंस गया है। कहाँ पे फंस गया, न नीचे रह पाया न ऊपर आ पाया, तो बीच बीचवान में आया कि नहीं आया, तो उसको बोलते हैं मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल, जिसको इंग्लिश में हाइपरबाइसल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं। सब समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको लिखवा देते हैं। जब मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास करती है तो वह धरातल के अंदर ही अवरोध हो, कुछ अवरोध हो, जैसे कि क्या क्या बताए थे कल, जैसे दरार हो गया है, क्या हो गया, दरार व छिद्र, दो चीज हो ही सकता है, या तो दरार होगा या तो छिद्र हो सकता है ना। कुछ अवरोधों के कारण जम जाती है, अंदर में जम जाएगा, मतलब इसी बीच में क्या हो जाएगा, जम जाता है। तो जम जाता है, उससे निर्मित सेल को
क्या बोलते हैं जी, मध्यवर्ती ना, क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल कहते हैं। डिफिनेशन लंबा है लेकिन कुछ नहीं, समझने के हिसाब से बहुत एकदम छोटा सा हो जाएगा, इसका डिफिनेशन भी बहुत बड़ा नहीं है। देखिए हम क्या बोले इसको एक बार थोड़ा सा पॉइंट समझना कि जब हमारे पास मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास करती है, धरातल पर ऐसा नहीं गर्म चीज़ें तो आने का प्रयास करती है, लेकिन क्या होती है कि धरातल के अंदर में ही कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि दरार हो गया, छिद्र हो गया, और ऊपर का परपट्टी बहुत मजबूत हो जाता है, ये वाला क्या होता है, मजबूत होता है। तो इसके कारण उसी जगह पर क्या हो जाता है, वो जम जाता है, उससे निर्मित सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल कहते हैं। कुछ लोगों को यदि ये दिख नहीं रहा होगा तो आप हमारी आवाज़ों को भी सुनकर आप नोट्स कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग करते हैं। आपको मैं एक चीज़ फैक्ट बता देता हूँ, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कि जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, यहाँ पर मैं कोई भी डिफिनेशन इंग्लिश मीडियम में नहीं देता, बट कुछ जो नोट्स होते हैं उसे हम कभी कभी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो लोग जो इंग्लिश मीडियम में है उन लोग भी इस वर्ष 35 में 34-33 करके आया हुआ है। ये रीज़न सिर्फ और सिर्फ ऐसा था कि जो हम हिंदी में डिफिनेशन बोलते हैं ये हिंदी वाले समझ लेते हैं और अपने लैंग्वेज में वे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहाँ पे लिख देते हैं। और समझने का अच्छा कॉन्सेप्ट मैं ये दे रहा हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं ना, उन लोगों का एक बहुत बड़ा कंप्लेन रहता है कि सर हमें हिंदी में बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। तो भाई आपको खाना मांगना होता है तो क्या बोलते हो, सब इंग्लिश से बात करते हो क्या? हिंदी में जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, जो वर्ड इंग्लिश में आने लायक है वो वर्ड को मैं बता रहा हूँ। अब सेंटेंस बनाना वो आप लोगों का काम है, और नोट्स बनाकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ पर आप हमें नोट्स भी शेयर कर सकते हैं। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप चेकआउट भी करवा सकते हैं, जैसा कि पिछले बैच वाले स्टूडेंट्स करवाते थे। बहुत ज़्यादा नोट्स मेरे पास आता था, मतलब जो चीज़ पढ़ा दिए उसको लिख कर सॉल्व करके और उसका नोट्स लोग बनाकर मुझे देता था। तो समझ आ गया ना जी आप लोगों को क्या था कॉन्सेप्ट कि पतालीय सेल, जिसको प्लूटोनिक इंट्रासिव इग्नियस लोग बोल रहे हैं। पतालीय कुछ नहीं है, जो एकदम धरती के अंदर में जम रहा है उसे क्या बोलते हैं, पतालीय। और एक होता है मध्यवर्ती, जो कि धरती के अंदर में भी नहीं कह सकते हैं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं कह सकते हैं, बीच में जाकर जम जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती बोलते हैं। होप दैट ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब थोड़ा सा कुछ जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। जैसा कि अभी हमने फिगर बनाया था एक, कि एक धरातल है हमारे पास, क्या एक धरातल, और इसके बाद देखना यहाँ पे लगभग मैग्मा का ये हमारा दृश्य आता है। अब आपको बताए थे कि जितना भी मध्यवर्ती आग्नेय सेल है, कौन सा सेल, मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती सेल समझो कि ऊपर आने के लिए ये सोचा, ऊपर का परत बहुत ज्यादा क्या हो गया हमारे पास, मोटा हो गया। क्या हो गया, बहुत ज्यादा मोटा हो गया। अब पत्थर जो था ना इस एंगल से बन चुका है, या मान लो इस एंगल से नहीं भी बना है तो इस एंगल से पत्थर क्या हो चुका है, बन चुका है। भाई ऐसा दरार होगा, ऐसे जाकर क्या हो चुका है, बन चुका है। ये पूरा पत्थर है, क्या है, पूरा पत्थर है। समझ आ गया। अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि मिट्टी जब है, ऊपर का तो भाग मिट्टी है, तो मिट्टी है तो मिट्टी में अपरदन प्रोसेस होता है, अपरदन होता है ना। और एक बात याद रखिएगा कि पत्थर जब तक आंतरिक है, यानी कि जब तक उसे हम लोग आंतरिक इग्नियस रोग यानी कि इंट्रासिव इग्नियस रोग बोल रहे हैं, तब तक उसमें विदरिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। जब वो ऊपर आएगा तब एक केमिकल विदरिंग यानी कि सूर्य का रोशनी लगेगा, धूप वर्षा सब जो होता है ना, ये प्रोसेस होगा। अब पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पर तो पत्थर आ चुका है, लेकिन इसमें अपरदन होगा तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, दिमाग लगाओ, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, मिट्टी कटेगा ना। तो ये ढालू इलाका में ज़्यादा होता है, जहाँ पे मतलब समतल जगह नहीं होता है, उस इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। तो मिट्टी मान लो क्या हो गया, कट गया। तो कटने के बाद जब ये पूरा कट जाएगा तो पत्थरवा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो जब ये पत्थरवा का थोड़ा सा अंश दिखता है ना, तो लोग कभी कभी इसको बोलते हैं कि नहीं अंदर से पत्थर का जन्म हुआ है, उसको फिर पूजा पाठ करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये प्रोसेस आता है, मतलब जियोलॉजिकल तरीके से देखें तो ये भी मानना आपके लिए गलत हो सकता है। समझ आ गया। लेकिन और देखना एक और कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि पत्थर वृद्धि करता है, क्या करता है, वृद्धि करता है। लेकिन अभी तक आपको हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं, क्लासिकल विदरिंग पढ़ाए थे, अपरदन पढ़ाए थे, क्या उसमें हम बताए आपको कि पत्थर में वृद्धि होता है? क्या बताया, पत्थर के अंदर भी रहेगा तब वृद्धि नहीं होगा। पत्थर यदि अंदर में भी रहेगा वृद्धि नहीं होगा। पत्थर बनता है, पत्थर सुख पत्थर, एक पत्थर जो हम लोग मानते हैं पत्थर, एक पत्थर जो जियोलॉजी से बनता है। पत्थर मतलब एकदम हार्ड, क्या होता है, जैसे कोई इंसान नहीं होता है पत्थर। इंसान को पत्थर कहने का मतलब क्या है कि निर्दयी है एकदम, क्या है, निर्दयी। और एक पत्थर इधर, ये भी निर्दयी वो भी निर्दयी। तो जो हम लोग मानते हैं वो भी, और जो नहीं मानते हैं ये भी। तो मानने वालों के लिए आस्था एक छोटी सी टुकड़ा में भी हो सकता है, और जो नहीं मानता है उसके लिए पूरा कयामत आ जाए तब भी नहीं वो मान सकता है। नहीं, मेरा एग्जाम्पल अभी नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए इंटरव्यू लेना पड़ेगा। कोई मीडिया वाला आएगा ना तो इंटरव्यू देंगे तब बताएंगे कि हम कैसे इंसान हैं। अभी नहीं, अपना तारीफ यहाँ नहीं बताना। हाँ ये बात तो है कि पत्थर से भी ज़्यादा हम कठोर हैं, उसको टिसा बोलते हैं, कठोर नहीं। समझ आ गया, उसको क्या बोलते हैं, टिसा बोलते हैं। तो मध्यवर्ती और पतालीय समझ में आया कि नहीं आया। जलनशीलता का भावना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, मैग्मा लावा की तरह अंदर में जलते रहते हैं, इसीलिए मोटे नहीं हो रहे, याद रखना। सच समझ आ गया। जिस दिन से जलना बंद उसी दिन से क्या बन जाएंगे, पत्थर, और उसी दिन से मेरा शरीर भी क्या होने लगा, भैंसा।
मोटा होने लगा धीरे धीरे, समझ आ गया। लेकिन क्या करेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्यवर्ती आग्नेय सेल का एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि अभी पताली का बता दिए थे क्या था, ग्रेनाइट। मध्यवर्ती का सारा उदाहरण जो है ये आता है जितना भी आपको बताए थे, फैकोलिथ, लोपोलिथ, है ना, लैकोलिथ, ये सारा एग्जाम्पल कहाँ पे जाएगा, देखो लिखो फैकोलिथ, लोपोलिथ। हम ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ये लिखवा चुके हैं, इत्यादि कर देते हैं, ठीक है ना, इतना चीज़ सब लिखवाया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है इसका। अब इस वीडियो में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें इतना ही पढ़ना है, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अब केवल एक्सट्रसिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इग्नियस से संबंधित कोई प्रकार के डाउट होगा जो इंट्रसिव में है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मध्यवर्ती का उदाहरण है। हाँ जी, ये मध्यवर्ती का है और इनका भी साइज कुछ छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। सबसे बड़ा सेल क्या है इग्नियस में? ग्रेनाइट। और वो कौन सा सेल है? पतालीय। कौन सा सेल है? पतालीय। इतना कंप्लीट है ना। कौन सा सेल होता है? पतालीय। अच्छा, ग्रेनाइट का रवाकरण हो सकता है कि नहीं? रवाकरण समझते हैं क्या होता है? रवाकरण, उसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। मतलब उनमें क्रिस्टलीय संरचना पाया जाएगा। सेल, आग्नेय सेल दो प्रकार का होता है, कल भी लिखवाया था शायद आप लोग के। एक मान लो कि बहुत बड़ा सा सेल है हमारे पास, इतना बड़ा सा क्या है? सेल, पत्थर बन चुका, एकदम कठोर है, एकदम कठोर। आपको हम बताए थे हीरा जैसे कठोर चीजों का भी बंध पाया जाता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। सब ये सब पढ़ाया हुआ है। कोई भी ठोस होगा उसका पार्टिकल तो बना ही होगा। जो ग्रेनाइट होता है, इतना बड़ा सेल है, तो इसमें क्रिस्टलीय संरचना पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा ना। और एक और चीज बताए थे कि आग्नेय सेल दो रूपों में पाई जाती है, एक का रवाकरण हो सकता है और कुछ सेल दानेदार होते हैं। कुछ सेल क्या होते हैं? दानेदार। तो दानेदार कौन सा सेल होंगे? इंट्रासिव की एक्सट्रासिव? एक्सट्रासिव। क्या हो जाएंगे? एक्सट्रासिव, क्योंकि जो बाहर आएंगे तो ये भाई इतना बड़का सेल को धक्का मार के ज्वालामुखी निकालेगा तो टुकड़े टुकड़ा नहीं बन जाएगा, तो उसका दाना बन जाएगा। क्या बन जाता है? दाना। तो ये जो था ये वाला, इसमें क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या होता है? पाया जाता है। इसका हम लोग एक एक क्रिस्टल के बारे में क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। फैकोलिथ, लैकोलिथ का भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि वो अंदर में है, उनका बहुत, लेकिन बड़ा नहीं। लेकिन ग्रेनाइट में रवाकरण होता है। इनमें क्या होता है? रवाकरण। पहले तो जल्दी से ये अपक्षय होता नहीं है, और होइबो करेगा तो बहुत टाइम लगता है, 1000 साल, लाखों साल तक लग सकता है। समझ आ गया? तो आज के इस वीडियो में हम लोग को यही जानना था। आई होप दैट आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। पतालीय सेल पढ़े, ये पढ़े, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि लगन में अभी आप लोग भी शादी ब्याह कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए, कर रहे हैं, कुछ लोगों का शादी ब्याह हो रहा है। हाँ, हो रहा है, सच बता रहे हैं, कुछ लोगों का हो रहा है ठीक है। कुछ तो 12th वाले बैच थे ना, उनका भी शादी हो रहा है। क्या कर रहे थे? पहले आपका ही शादी करना पड़ेगा, वो देखा जाएगा आगे पीछे। अरे हम लोग देखो, हम लोग अपनी शादी की बात क्यों करते हैं? तो समझाने के लिए, ताकि जो है कोई भी चीज़ समझ में आ जाए जल्दी से। शादी कर लेंगे तो इतना फ्री फॉन्ड कोई भी बात थोड़े ना बोल पाएंगे, उसके लिए बंधन लग जाएगा। जैसे सहसंयोजक बंध कैसे लगता था क्रिस्टल में, ऐसे लग जाएगा। चलिए, एक आता है आपका हाइपाबैसल इंट्रसिव इग्नियस रोग। हाइपाबैसल इंट्रसिव इग्नियस रोग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान, इसे बोलते हैं। आपको पता होगा कि पिछले क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे आपको, कि भाई जितने भी हाइपाबैसल इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, इन सभी का कुछ एग्जांपल, जैसे कि फैकोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, बैथोलिथ हो गया, सील हो गया, डाइक हो गया, इस प्रकार के सभी चट्टानों के बारे में हमें स्टडी करना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग मध्यवर्ती के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, जैसा कि इसमें 4, 5, 6 पॉइंट रहेगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने बैथोलिथ लिखा हुआ है, सबसे पहला चट्टान हमारा बैथोलिथ है। इसमें कुछ नहीं है, मध्यवर्ती उसे कहते हैं कि जब इग्नियस रोक, लावा, मैग्मा जितना भी धरती के अंदर में है, वे ऊपर आने का प्रयास करता है, लेकिन ऊपरी परपट्टी को मजबूत होने की वजह से ये बीच में दरार में, छिद्रों में जाकर फंस जाते हैं। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, जाकर देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उसे ही हम लोग मध्यवर्ती इग्नियस रोक कहते हैं। समझा गया? तो इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। पहले आप इस चट्टान को देख सकते हैं, ये चट्टान का एक प्रकार से फिगर है। ये आपको गुंबद जैसा लग रहा होगा। गुंबद समझते हैं क्या होता है? जैसे कि एक मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर में गुंबद जैसा गोल संरचना ऐसे बनाकर और ऊपर में ऐसे कर दिया जाता है। इस टाइप का संरचना आपने देखा होगा, ऐसे रहता है, ऐसे करके रहता है गुंबद, ऐसे। ये मंदिर को ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, गुंबद का आकृति कुछ ऐसा ही होता है, गोल टाइप का, और ऊपर में ऐसे मतलब लगा रहता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुंबद बोलते हैं। समझ आ गया? चलिए, तो बैथोलिथ हम लोग पढ़ रहे हैं, और गुंबद में एक चीज़ और आपको लग रहा है कि पहली चीज़ बैथोलिथ में एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसकी संरचना मतलब गुंबद के आकार के जैसी होती है। आप नोट करते चलोगे, जो मैं बता रहा हूँ अभी नोट करने के लिए आपको समय दिया जाएगा, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसके बाद आपने ये चीज़ देखा कि इसका जो पार्श्व होता है, पार्श्व समझते हैं क्या होता है? जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, जब सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी फलक पढ़ना होता है, पार्श्व पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये वाला क्या हो गया? आपको दिख रहा होगा कि यदि हम इसे इरेज कर देना तो इसकी संरचना कुछ इस टाइप से बन रही है, ऐसे,
ठीक है, ऐसे इसकी संरचना कुछ बन जा रही है। तो ये इसकी क्या है, ये पार्श्व है, ये क्या है, ये पार्श्व है, मतलब कि पास की चीज़ है, एकदम किनारा वाला जो सतह होता है ना उसको हम लोग पार्श्व बोलते हैं। तो इसकी पार्श्व क्या होता है, एकदम मतलब एकदम ढलान जैसा रहेगा, एकदम सीधा 90 डिग्री के एंगल से बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री नहीं बोल सकते हैं, सीधा 90 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसे ये एकदम पूरा ढाल होता है। और जितने भी ये होता है ना, ये गहराई इसको हम लोग कैसे नापें भाई, ये तो सतह हो गया, तो ये यदि इसको ऐसे नापेंगे तो ये गहराई नहीं होगा, इसके अंदर से नापना पड़ेगा, तो अंदर में तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको पता होगा, ये वाला हाँ जिस प्रकार से फिगर में आपको पतला आयताकार दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत डीप में जाकर होता है। समझ आ गया ऐसे। तो कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है ये बैथोलिथ होता है और लंबे होते हैं। ये साइज में क्या होते हैं, लंबे। ये साइज का जो फिगर है, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, इसको आपको छापना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये लंबे होते हैं और असमान होते हैं। असमान समझते हैं, मतलब एक साइज के नहीं होते हैं, इनका साइज अलग अलग भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, एकदम आयताकार भी हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा गुंबद के आकार के जैसा होगा। इसके बाद उभरा हुआ भाग रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इधर पेंट मैंने किया हुआ है, समझ आ गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वाइंट बन जाएगा, यहाँ पर भी ये क्या है, एक ज्वाइंट बन जाएगा। ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है, यहाँ पर देखो, ये जो खाली स्पेस जो दिख रहा है, ये उभरा हुआ भाग को दिखाता है कि यहाँ पर उभरा हुआ सा है। अब बताइए, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि यदि कोई रेखा है हमारे पास, है ना, और ये मान लो कि एक मतलब सॉलिड स्टेट में ये चीज़ है, और रेखा नहीं मान सकते, इसको कोई सतह को मान लीजिए, इसको आप एक प्लेन मानो, समझ आ गया, इसको आप एक प्लेन मानिए, और प्लेन मानकर आप समझो कि ये पूरा ठोस है, और यदि ये वाला ऊपर का भाग हमारा नहीं रहेगा तो ये तो ऐसे तो आराम से बन जाएगा, इस एंगल में ये भी आ जाएगा, इस एंगल में ये भी आ जाएगा, तब इसका साइज हो जाता है गुंबद के आकार के जैसा। तो आपको इसमें भी देखने को लग रहा होगा, ये देखो इस तरीके से रखा हुआ है इस पे, तो ऊपर का भाग जो खाली है ये गुंबद के आकार जैसा फैल जाएगा एक समय बाद। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसका साइज जो होता है गुंबद के आकार के जैसा होता है। अभी आपको हम बता रहे हैं, तो लंबा भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और उभरा हुआ रहता है। क्या रहता है, उभरा हुआ गुंबद के आकार के ये होते हैं। तो बैथोलिथ सवाल पूछ देता है कि बैथोलिथ का आकार कैसा होता है, तो गुंबद के आकार के जैसा होता है। समझ आ गया, ये लंबे हो सकते हैं और असमान हो सकते हैं। इनका मैंने बताया अभी तुरंत आपको कि इनका जो पार्श्व होगा, जो किनारा होगा, ये खड़े ढाल के रूप में होगा, यानी कि 90 डिग्री के अप्रोक्स खड़े ढाल के रूप में हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। चलिए, दूसरा पॉइंट भी क्लियर। इसके बाद आता है आधार तल अत्यधिक डीप में होता है। आधार मतलब क्या होता है, आधार सबसे नीचे, बेस सबसे नीचे, जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा सा खंबा टाइप का है, उसके नीचे वाले को हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है ना, बेस उसको बोलते हैं। तो इसका नीचे वाला पार्ट कहाँ हुआ, ये वाला, नो, ये वाला ऊपर का पार्ट है, ये वाला किनारा है, ये वाला भी किनारा है, इसके नीचे जो है ना, नीचे ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जो कि एकदम गर्त में होता है, एकदम डीप में होता है। समझ आ गया, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि जब ये उभरा हुआ भाग आपको दिखाई देगा तो क्या इसमें अपर्दन होगा, यस, क्योंकि ये मध्यवर्ती में तो फंसा हुआ है। आप चीज़ आपको जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी तो याद रखना है ना, कि जैसा कि मैंने बताया था कि एक चट्टान है, जब एकदम नीचे बन रहा है तो उसको तो पताली हम लोग बोल देते हैं, लेकिन जब बीचवा में जाके फंस जाएगा इस टाइप से, तो इस टाइप से फंसेगा और इनका आकार गुंबद की आकृति के जैसा रहेगा, तो मिट्टी में अपर्दन होगा, तो क्या ये दिखेगा नहीं। तो उसी पॉइंट को मैंने लिखा है यहाँ पे कि अपर्दन द्वारा ऊपरी भाग दिखाई देता है। ये मैं एक रॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी लैकोलिथ, बैथोलिथ, जितना भी आगे अभी और भी आने वाला है 3-4 पॉइंट्स, उन सभी में क्या होता है कि उन सभी में अपर्दन के द्वारा ऊपरी भाग दिखाई दे सकते हैं। समझ आ गया, तो सेम इसमें भी दिखाई देगा। इसके बाद आता है, जैसा कि मैंने बताया था कि पतालीय रॉक्स जो एकदम धरती के अंदर बनता है उसको हम लोग ग्रेनाइट बोलते हैं, और ग्रेनाइट छोटा चट्टान नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक उसकी आकृति हो सकती है। तो वैसे ही ये भाई ऊपर में तो आया हुआ है, लेकिन इसमें ग्रेनाइट का योगदान होगा। सभी खनिज जितने भी मध्यवर्ती चट्टान होंगे सभी में ग्रेनाइट का योग होता है। समझ आ गया, तो आई होप दैट ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि मैं अभी हूँ ऑफलाइन क्लास में, तो इन लोग से पूछ लेते हैं, आगे समझ में कोई दिक्कत, कौशल कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको लिख लीजिए फटाक से। इसके बाद अगला है हम लोगों के पास लैकोलिथ, जिसका फिगर अभी हम जस्ट बनाने वाला है। तो पहले फिगर बनाना है ना, ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर भी बनाना है। और फिगर पूछता है कभी कभी ऐसा कुछ कर देगा कि जैसे ऑप्शन दे देता है और बोल देता है कि ये बताइए कौन सा चट्टान है, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाना है। चलिए, तो आपको ये वाला करना है ना जी, ये फिगर सेम टू सेम आप बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, एक आयत टाइप कैसे बना लेना है, ठीक है ना, और इसका ये भाग ऐसे दिखा देना है ताकि पार्श्व भाग दिखे, और उभरा हुआ भाग दिखाने के लिए आप थोड़ा थोड़ा इस पर पेंटिंग कर सकते हैं। सर जी, तो आप देख सकते हैं ये है मेरा फिगर नंबर 2 जो है लैकोलिथ का, ठीक है ना। और ये फिगर देखे तो आपको खच्चर मेच्चर लग रहा होगा,
जैसे कि आप लोग एग्जाम देते थे पहले 2-3 क्लास में, ठीक है, समझ में नहीं आता होगा। समझिए सबसे पहले अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे बैथोलिथ, जिसका बहुत आसान था, जो भी आपने देखा फिगर बनाया, फिगर बनाते चलना है। मेन इसमें समस्या है कि लोगों को फिगर बनाने नहीं आता है, और क्लास 12th के जियोलॉजी में फिगर भी बनाना है चट्टानों का, तो फिगर बनाने पहले आपको आना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे लैकोलिथ, जिसको हम लोग लैकोलिथ इंग्लिश में बोलते हैं। ये लावा से निर्मित होते हैं। आपको पता है लावा किससे निर्मित होता है? मैग्मा से, जो कि बहुत पढ़ा है आपको, पहला दूसरा लेक्चर खाली उसी पे था मेरा, ठीक है। तो लावा से निर्मित होगा कौन सा चट्टान? लैकोलिथ। ऐसा चट्टान लावा से निर्मित होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये निर्मित कैसे होता है। हालांकि आपको डिजाइनिंग लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उत्तल ढाल के रूप में, देखिए लावा के रूप में निर्मित होता है, लावा से ही निर्मित होता है, ठीक है ना। लावा के द्वारा ही ये पहले निर्मित होता है और उत्तल ढाल के रूप में बन जाता है। अब आपको हम बढ़िया से समझाते हैं उतल क्या होता है, जैसे हम ऑफलाइन में समझाते हैं ना, वैसे ही उतल क्या होता है जी। अभी जस्ट एक ट्रिक बताए थे कि आप लोगों के पापा को देखना है बढ़िया से, आप लोग अपना मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग में से बहुत कम 2-3% ऐसे लोग होंगे। आप लोग को उतल समझना है ना बढ़िया से। आप लोग फिजिक्स में से तो बहुत पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरा स्वैग थोड़ा सा अलग है। आप लोग अपने पिताजी को देखिएगा, अपने पिताजी का देखिएगा, और उनके पिताजी का शरीर को मान लीजिएगा परावर्तक सतह, मतलब जहाँ से कोई भी चीज़ परावर्तित होता है, तो उसको मान लेना है परावर्तक सतह। और आप देखिएगा कि आपके पिताजी का परावर्तक सतह थोड़ा सा उठा हुआ होगा, ठीक है। यानी कि उठा हुआ भाग को हम लोग उतल बोलते हैं। यानी कि वह सतह, वह परावर्तक सतह जिसका थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, उसे हम लोग उत्तल बोलते हैं। जैसे कि आप ऐसे वाले फिगर को जानते हैं ना, उत्तल बोलते हैं, और इसे पीछे से पेंट किया जाता है, तो क्या हो गया? वैसे हो गया ना, पेट निकला हुआ है तो वो क्या है? उत्तल है। उत्तल है, क्या है वो? उत्तल। उठल और उत्तल दोनों का मैचिंग करवा दो एकदम, ठीक है ना। परावर्तक सतह जब उठा हुआ रहेगा तो उसे कहते हैं क्या चीज़? उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल। तो देखिए उत्तल ढाल के रूप में होता है इसकी संरचना। आपको क्या लग रहा है कि ये वाला जो छत है, इसको क्या समझो? छत ऊपर का भाग है, ये ऊपर का, ये पार्श्व का भाग हो गया, ये इस साइड का भाग हो गया, मतलब इधर वाला इस साइड का भाग हो गया। छत आपको क्या लग रहा है? इधर से पूरा प्लेन है, देखो ध्यान से, इधर से एकदम पूरा प्लेन है, लेकिन इस जगह पे उठा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए इस जगह पे दिख रहा है उठा हुआ भाग, तो ऐसे उठा हुआ भाग होता है, इसी को बोलते हैं उत्तल ढाल के रूप में होता है। सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताइए कि उत्तल ढाल यानी कि कन्वेक्स स्लोप किस में पाया जाता है, कौन से चट्टान में पाया जाता है? लैकोलिथ, बैथोलिथ। ऐसा एग्जांपल देगा, आपको लगेगा कौन में मारे, क्योंकि लैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ ये सब ऐसा नाम है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन में मतलब करना है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो लैकोलिथ में पाया जाता है उठा हुआ भाग, यानी कि उत्तल ढाल पाया जाता है। समझ आ गया? देखो ऐसे गया ऊपर जाके ऐसे हो गया, यानी कि उत्तल। इस टाइप का एंगल पाया जा रहा है कि नहीं? फिजिक्स में आपने पढ़ा है, मैंने बताया कि जियोलॉजी एक विषय से नहीं मिलकर बना हुआ है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, आधा केमिस्ट्री है, क्लास 12th का जियोलॉजी आधा केमिस्ट्री है, ठीक है ना, ऐसे। बट इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ना है। समझ आ गया? चलिए अब देखिए एक और पॉइंट है, परतदार चट्टानों के बीच में ये चट्टान पाया जाता है, मतलब परतदार चट्टानों के बीच में लैकोलिथ पाया जाता है। अब आपको समझना है परतदार कहाँ से नया शब्द आ गया। मैंने आपको बताया था कि परतदार सेडिमेंट्री को बोलते हैं, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा ना, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि आग्नेय सेल होता है, अवसादी सेल होता है जिसको सेडिमेंट्री बोलते हैं, एक होता है कयांत्रित सेल। तो आग्नेय को हम लोग प्राथमिक चट्टान बोल रहे थे क्या? याद करो, आग्नेय सेल को क्या बोल रहे थे? प्राथमिक चट्टान बोल रहे थे ना। सेडिमेंट्री जो था, अवसादी था, अवसादी को परतदार बोलते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े वाले सेल को हम लोग परतदार बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? परतदार। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सब क्या होते हैं? परत होते हैं बालू का, छोटे छोटे टुकड़ों का, तो इसे परतदार बोलते हैं। और एक होता है कयांत्रित, उसे रूपांतरित बोलते हैं तो दूसरे नाम में। तो वही बोला यहाँ पे कि परतदार चट्टानों के बीच में पाया जाएगा, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, इन सभी पत्थरों के बीच में ये लैकोलिथ चट्टान पाया जाता है। समझ आ गया? और ये देखिए इनका निर्माण कैसे हुआ उसको मैं समझाता हूँ कि ये लावा उद्गार के समय चाप बना देते हैं। जैसे कि आप समझना ध्यान से, मान लीजिए कि ऊपर में हमारा बहुत बड़ा सा स्थल मंडल है, बहुत बड़ा सा मजबूती से स्थल मंडल है, और नीचे से लावा ब्लास्ट होता है कि नहीं? ध्यान देना जी, लो अभी लिखो मत, उसको बाद में लिखना, ठीक है ना, हम टाइम देंगे आप लोग के लिए। नीचे लावा मैग्मा होता है ना, कंफर्म, नीचे मैग्मा होता है। मैग्मा जब नीचे रहता है, ठंडा होता है, तो लावा बनता है। लावा जस्ट ब्लैक कलर का दिखता है, तो ब्लैक कलर से निकलेगा, तो ये आपका अवसादी सेल है। ये जितना आपको बूंदा बूंदा दिख रहा है ना, ये कौन सा सेल है? अवसादी। इसको मैंने लाइनर किया हुआ है बस केवल समझाने के लिए। अब समझना कि यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, या यहाँ से लावा और मैग्मा क्या कर रहा है, मान लो कि ये सारी चीज़ें नीचे है, लावा मैग्मा कहाँ पे है? नीचे, मध्यवर्ती, बीच में फंसा हुआ है, ठीक ना। अब ये निकलने का प्रयास कर रहा है ऊपर, लेकिन ये छत है। ये क्या है? ये छत। तो ये छत है तो समझो कि यही भूपर पट्टी है, मतलब इसके ऊपर ही भूपर पट्टी है, तो मैंने इसको बना लिया है, ठीक है ना। अब ऊपर से ये इतना ना इसको दबाया हुआ है, इतना दबाया हुआ है कि कहीं कमजोर पड़ रहा है,
मतलब ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे कोई कमजोर पड़ रहा है, कोई मतलब मजबूत पड़ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे भाग मजबूत हुआ कि नहीं, ध्यान देना हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवसादी सेल है ना, अवसादी सेल के नीचे लावा मैग्मा होता है। लावा मैग्मा ऊपर उठने का प्रयास करता है, ऊपर उठने का प्रयास करता है। तो ये छत यानी कि जो अभी वाला जो ऊपर का जो धरती है, ये धरातल पर जहाँ पे मजबूत होगा वहाँ पे इसको हिला भी नहीं सका। देखो जाकर मैग्मा इस जगह पे जाकर बीच में फंस गया कि नहीं फंस गया। ऊपर जो ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये परपट्टी है। ये क्या है? परपट्टी। ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये परपट्टी है और बीच में ये कुछ नहीं है। ये मतलब समझो कि बीच बीचवान में मध्यवर्ती हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये इसके और इसके मध्य में देखो, नीचे अवसादी और ऊपर में परपट्टी और बीच में जाकर मैग्मा जाकर सब फंसा हुआ है। यही फिगर है, मेन आपको इसी को समझना है कि ये परपट्टी जहाँ पे मजबूत होगा उस जगह पे मैग्मा जाकर फंस जाएगा, हिला भी नहीं सकेगा। लेकिन जहाँ पे कमजोर होगा वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा नहीं पाएगा। जहाँ पे कमजोर होता है एक स्लोप समझो ना कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे मजबूत था, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कमजोर हो गया तो इसको उधर के उठा दिया। जैसे किसी किसी का ओठवा कट जाता है ना, तो देखना कैसे हो जाएगा। ओठ अभी है तो नॉर्मल पे, ओठवा कटेगा तो ऐसे बन जाएगा, ऊपर से ओठ बन जाता है, ठीक है ना, अंदर से और ऊपर से भी फुला देता है। तो वैसे ही स्लोपिंग यहाँ पे बन गया, जैसे ओठ कटल जैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर से क्या हो गया, फुल गया ऐसे। तो समझ में आ गया ना लैकोलिथ क्या होता है। इसका छत जो होता है उत्तल ढाल के रूप में ऐसे रहता है, मतलब ऐसे जाके ऐसे रहता है, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे। समझ आ गया लैकोलिथ क्या होता है। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस एक ही है कि लावा द्वारा निर्मित होता है, खाली लावा, इसमें रेड ऑर्डर नहीं रहता है, मैग्मा में कुछ नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मैग्मा से ऑलरेडी ठंडा होकर ये लावा बन चुका है और वो लावा ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि लावा भी तो गर्म ही पदार्थ होता है ना, उतना भी ठंडा नहीं होता है। बस इतना हम लोग समझते हैं कि मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे लावा बनता है, लेकिन लावा भी मैग्मा के ही साथ में रहता है, तो लावा भी गर्म ही होता है। तो ऊपर बहुत मजबूत है, हम लोग जितना समझते हैं ना कि ऊपर एकदम कमजोर है, ऊपर बहुत मजबूत है, समझा गया। और उत्तल ढाल के रूप में होता है, परतदार चट्टानों के बीच पाया जाएगा। देखो ऊपर से परपट्टी और नीचे से परतदार, ये जितना बूंदा बूंदा आपको दिख रहा है ना, ये सारे परतदार है, परतदार के बीच में ये पाया जा रहा है। इसके बाद लावा उद्गार के समय चाप बन जाता है, चाप मतलब ऊपर से, ठीक है। चलिए, तो आई होप दैट ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा हर एक स्टेप को कि सर फैकोलिथ भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, लैकोलिथ भी आ गया, ऐसे सब कुछ बताना पड़ेगा। तो आई होप दैट आपको बैथोलिथ और लैकोलिथ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास एक और इमेज जिसमें हम लोग सभी को फाइनल कर लेंगे, और एक लास्ट में बच रहा है जिसको डाइक कहते हैं, उस डाइक को फाइनल करेंगे। उससे पहले आपको तीसरा समझना है। सबसे पहले आपको जो चीज़ समझना है ये वो समझना है कि आप इग्नियस रॉक के सारे एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ रहे हैं विथ फिगर। समझ आ गया। चलिए, इसमें नंबर 3 था हमारे पास फैकोलिथ। फैकोलिथ को इंग्लिश में भी हम लोग फैकोलिथ ही बोलते हैं। फैकोलिथ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ये सबसे आसान है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए फैकोलिथ इसमें तो कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बताऊं और याद करवाऊं, ठीक है ना। फैकोलिथ क्या इसमें ट्रिक लगाना है कि नहीं, आपके सामने यदि होगा ट्रिक तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखो जिस प्रकार से आपको वलन पढ़ाए थे, याद है क्लास 11th में वलन पढ़ाए थे, आपको एक चट्टान के बारे में पढ़ाए थे, वलन पढ़ाए थे कि कोई भी लहरनुमा आकृति बन रहा है, कोई भी मोड़ उत्पन्न हो रहा है संस्तर में, तो उसे हम लोग वलन कहते हैं। समझ आ गया। और यदि वो वलन, जहाँ पे वलन का चिन्ह लग रहा है, यदि वो टूटकर एक दूसरे से अलग हो जाता है, यानी कि भ्रष्ट हो जाता है, उसको हम लोग भ्रंश भी कहते थे, ठीक है ना। यह भी ट्रिक आपको पता था। अब आपको यह समझना है कि इसमें मोड़दार संरचना पाई जाती है और अपनति और अभिनति दोनों का क्वालिटी मिलेगा। अब आपको यह समझना है कि भाई नति क्या होता है। नति समझते हैं, नति, नति का मतलब होता है झुकाव। क्या होता है? झुकाव। अभी आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि झुकाव क्या होता है। झुकाव ऐसे करना, ये क्या है? झुकाव। नीचे से ऊपर जाना, इस जगह पे क्या बन रहा है? झुकाव। तो वैसे यहाँ पर भी देखना है कि देखो ये कोई पत्थर है, ये आपको ये नहीं समझना कि ये सांप का 3-3 वो सांप है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? एक प्रकार का पत्थर है, और पत्थर में क्या हो गया है कि प्रेशर लग लग के इनके निर्माण में ही मतलब मोड़दार संरचना बन गई है, जिसको अपनति बोलते हैं। अब आप ध्यान देना कि अपनति किसे कहते हैं। जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर, ध्यान देना, नीचे से कोई चीज़ ऊपर उठ रहा है तो इसे बोलेंगे अपनति। अप मतलब ऊपर, ट्रिक, अप मतलब ऊपर और नति मतलब झुकाव। नीचे से ऊपर की ओर झुकाव, उसको क्या बोलेंगे? अपनति बोलेंगे। और अभिनति मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे। अब देखना ये सेम रहेगा, ऐसे ही ऐसे हो जाएगा कि ऊपर से नीचे की ओर झुकाव को बोलते हैं अभिनति। ये कॉन्सेप्ट पहले आप फाइनल कीजिएगा। समझ आ गया। नीचे से ऊपर की ओर जाना अपनति, ऊपर से नीचे की ओर आना अभिनति होता है। समझ आ गया। ये ऐसे ही देखो, यहाँ पे ये अभिनति लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो ये पत्थर है ना, ये यहाँ पे मैंने बोला है कि इस जगह पे अभिनति, यानी कि ऊपर से ये नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको अभिनति बोल सकते हैं ना। अपनति देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर भी देखो नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ पर भी देखो नीचे से ऊपर की ओर। समझ आ गया। और ये जितने भी इधर से आ रहे हैं सभी अभिनति का एग्जाम्पल है। देखो मैंने एरो का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इस प्रकार के कुछ फिगर है, ये बहुत ही ईजी फिगर है, इसको भी आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वालिटी को तेज करके। तो आई होप दैट आपको फैकोलिथ क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को पढ़ना है लोपोलिथ, जो कि
बहुत ही आसान है, लोपोलिथ में कोई फिगर भी नहीं आता है। अभी जस्ट आपको मैंने पढ़ाया था लैकोलिथ, जिसमें बताया था कि उत्तल ढाल बनता है, उत्तल मतलब उठा हुआ ढाल बनता है, उसका जो प्लेन होता है, जो प्लेन जो समतल होता है वो उठा हुआ रहता है, उसको हम लोग उत्तल ढाल बोलते हैं, जो कि लैकोलिथ में पाया जाता है। समझा गया? अब लोपोलिथ में क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट होगा, उसमें उठा हुआ था तो इसमें धंसा हुआ रहेगा। कैसे? कि जैसे कि आपको ये भी बताया था कि उत्तल चाहे लेंस हो या दर्पण, तो उसका मैंने एक चीज़ बताया आपको कि पेट यदि आपके पिताजी का निकला हुआ है तो समझना कि उसका उत्तल ढाल बन चुका है एक तरीके का। और अवतल ढाल क्या होगा? देख लो, अवतल ढाल हम लोगों में ये काम करता है कि जैसे हम लोग का जो पेट है, पेट को अंदर करेंगे, पेट मेरा पीठ में चला जाएगा, तो अंदर में क्या हो गया? ढाल हो गया, स्लोप हो गया। ठीक है ना? ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो लोपोलिथ तो क्या होता है? छिछला बेसिन। छिछला मतलब होता है खाली जगह, क्या होता है? खाली जगह। और बेसिन का मतलब भी खाली जगह, छिछला मतलब खाली सा जगह। ठीक है, अवतल ढाल बनता है। अवतल को इंग्लिश में कनकेव बोलते हैं, कनकेव स्लैब। और आपसे क्वेश्चन, कन्वेक्स स्लोप किस में पाया जाएगा? कन्वेक्स स्लोप लैकोलिथ में पाया जाएगा। और कनकेव किस में पाया जाएगा? लोपोलिथ में। तो L फॉर लैकोलिथ, L फॉर लोपोलिथ याद रखना है। लोपोलिथ मतलब होता है एकदम बढ़िया से, वो नाम है उसका, उसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। चट्टानों के नाम में कोई नहीं, एल से उसको याद आपको रखना है। ठीक है ना? फैकोलिथ वहाँ पे था और फैकोलिथ यहाँ पे है, और वहाँ पे लैकोलिथ था। तो याद रखना है, चारों प्रकार की चीज़ों को आप पहले लिख लोगे, उसके बाद क्लियर समझ में आएगा आपको। ठीक है ना? ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। तो समझ आ गया ना? इसमें क्या रहेगा? धंसा हुआ भाग रहेगा। जैसे कि देखना अब यहाँ पे ध्यान से, ये मान लीजिए कि ऐसे था, हम लोग बनाए थे, ये था लैकोलिथ। ठीक है ना? मतलब ये उठा हुआ भाग था। आपकी क्या करना है? सेम ऑपोजिट रहेगा, जस्ट ऑपोजिट, ऐसे वाला चट्टान बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोपोलिथ। तो ये छिछला बेसिन के रूप में होता है और अवतल ढाल यानी कि कनकेव स्लोप के रूप में होता है। आप लैकोलिथ से मैचिंग करा के इसके पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तस्तरी नुमा, तस्तरी जैसा होता है ना, खाना बनाने के ऊपर, खाना जब बन जाता है क्या बोलते हैं उसको? तसला बोलता है ना। तसला के ऊपर ढकने वाला होता है ना, उसको तस्तरी, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, तो उस प्रकार का पत्थर बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 5, जिसमें पढ़ना है हमें सील एवं सीट। ये नाम आपका इंग्लिश में नहीं है, ये नाम इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, इसका इंग्लिश में कोई अलग नाम नहीं है। और अभी तक मैंने जितने भी आपको बताया था, बैथोलिथ बताया, लैकोलिथ बताया, लोपोलिथ बताया, यहाँ पे फैकोलिथ बताया, ये सभी का इंग्लिश में भी नाम है। सील का भी नाम है SILL, सील का भी नाम है SILL। और सीट जो बोलते हैं ना SSEET, सीट मतलब भी एक ही चीज़ होता है। सीट मतलब आप समझना एक चीज़ ना, चादर होता है। क्या होता है? चादर। सीट मतलब क्या होता है जी? चादर। एक चीज़ याद आपको रखना है, ये क्या होता है कि आग्नेय सेल, आपको मैंने बताया था कि अंदर में बहुत विशाल होते हैं, तो आग्नेय सेलों के समूह को ही इसमें हम लोग पढ़ते हैं सील एवं सीट में। ध्यान दीजिएगा कि ये जब भी बनेंगे, लावा के जमाव इनका होगा तभी आग्नेय सेल बन सकते हैं। लावा का जमाव हर एक में होगा, मैंने बताया है आपको ऑलरेडी। और परतदार बताए थे, अवसादी होता है, जो कि छोटे छोटे पत्थरों का परत होता है। उन परतदार या फिर कयांत्रित भी हो सकता है। कयांत्रित जो परतदार, कयांत्रित भी एक प्रकार का परतदार होता है, लेकिन उसमें लेयर का परत होता है, लेयर का। अब ये परतदार कैसे होता है? परत जम जाते हैं, छोटे छोटे पत्थरों का अवसादी में परत जम जाते हैं, जो कि अभी आपको परतदार और कयांत्रित को आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना? मतलब उसके लिए अलग, जैसे ये आग्नेय था ना, और दूसरे वाले को क्या बोलते थे? अवसादी। तो अवसादी में क्या आता था? उसको परतदार बोलते थे, तो उसके बारे में अलग लेक्चर आएगा। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है थोड़ा सा कि परतदार या कयांत्रित सेलों के बीच पाया जाता है। कौन सा? सील एवं सीट। फिगर भी आप देख सकते हैं, इसमें देखिएगा जमाव का मोटाई बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें जब मतलब इनमें जो लावा बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हुआ है, उसका परत जो है, मोटाई जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो उसे हम लोग सील कहते हैं। और ऐसे भी समझना, सीला हम लोग नाम सुने, सीला मतलब एक मतलब काफ़ी बड़ा सा मजबूत चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो पत्थर का कितना बड़ा सीला है। ठीक है ना? ऐसे तो यदि लावा मैग्मा बहुत मोटा परत में जमा हुआ है तो उसे हम लोग सील बोलते हैं, और पतला सा है तो उसे क्या बोलेंगे? चादर। सीट है नहीं, सीट। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये है एक प्रकार का परत, नीचे ऐसा वाला परत है ना, ऊपर नीचे वाला परत है, नीचे मैग्मा होगा इस जगह पे। किस जगह पे? इस जगह पे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जितने भी आप देख पा रहे हैं, ये अवसादी चट्टानों का, अवसादी का क्या है? लेयर है। अवसादी हो सकता है या कयांत्रित हो सकता है। यहाँ से लावा ऊपर की ओर निकलेगा, ऊपर की ओर निकलेगा तो फिर यहाँ पे अवसादी जमा हुआ है, या अवसादी होगा या कयांत्रित, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर गया, और जितना ब्लैक कलर का देख रहे हो ना, ये पाइप की तरह इसमें लावा भर गया है। ये जितना ब्लैक कलर आप देख पा रहे हो, ये क्या है? पाइप की तरह भर चुका है। इसके बाद फिर इसको जगह नहीं मिला, अवसादी भी जगह नहीं दिया, कयांत्रित भी जगह नहीं दिया, तो फिर इधर से रास्ता बना लिया, रास्ता बनाया, फिर ऊपर चला गया। अब आपको ये समझना है कि ये जो जितना आपको लावा के जो मोटा परत जो दिख रहा है ना, जो लावा के जो मोटा परत जो दिख रहा है प्योर ब्लैक कलर के, इससे हम लोग सील बोल रहे हैं। यानी कि यही क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। समझ आ गया? इसके बाद ये फिर भी तो ऊपर जा सकता है ना, क्योंकि इसमें से ये धीरे धीरे क्या करेंगे? ये ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाकर जितना भी आपको ईट कलर वाला, जितना भी ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ईट जैसी संरचना वाला, ये सभी आपको व्हाइट कलर नहीं देखना है, ईट जैसा संरचना है उस पर ध्यान नहीं देना है। इसके ब्लैक कलर पे जाइए आप,
ब्लैक कलर क्या लग रहा है आपको कि इससे पतला लग रहा है कि नहीं, ये जो मोटा है ना इससे पतला लग रहा होगा, तो पतले वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, सीट बोलते हैं। हालांकि आप इसका फिगर बनाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, यहाँ पर आप फिगर को देख कर और आप वीडियो स्किप करके लिख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बैथोलिथ, जिसका संरचना आपको फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया, सेकंड पॉइंट में मैंने देखा लैकोलिथ, और थर्ड में मैंने यहाँ देखा फैकोलिथ जो कि टेढ़ा टाढ़ा है। इसके बाद चौथे पे आया लोपोलिथ और एक में आया सील एवं सीट। नेक्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल सा है जिसको हम लोग डाइक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डाइक। उसका अलग से कोई बहुत बड़ा सा फिगर नहीं होता है, उसको हम एक में ही समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस क्लास का। समझा गया। तो देखो डाइक बहुत बार पूछता है, ये भी एक एग्जाम्पल होता है, और डाइक का स्पेलिंग भी आप लिख सकते हो DYKE होता है डाइक। इसकी भी संरचना क्या होती है, यह सील का ही रूप होता है। किसका रूप होता है, यह सील का ही रूप होता है, कुछ अलग नहीं। राइटिंग में आपको थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो ये भाई लाइव लिखा जा रहा है ना, इसलिए ऐसा कुछ हो गया। तो यह सील का ही क्या होता है, एक रूप होता है। जैसा कि सील आपको बताया मैंने कि जब लावा बहुत मोटा परत में जम जाता है तो उसे हम लोग सील कहते हैं, और यह सील का ही एक बहुत बड़ा रूप होता है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि ये अवरोधक जो अवसादी थे ये इनको नहीं रोके, यदि नहीं रोके होते तो क्या ये सीधे नहीं जाते ऊपर। ध्यान देना, देखो जी तुम लोग भी यहाँ पर कि जो ये लेवल तुमको दिख रहा है, यदि इस जगह पे अवसादी सेल क्रियांत्रित सेल रोका नहीं होता तो ये मैग्मा जो जा रहा था इसे पाइप की ओर थोड़े ना जाता, सीधा ऊपर चला जाता है कि नहीं। तो वैसे ही इसमें चला जाता है कि एक हम लोग फिगर यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी 3 लेयर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, किसी में आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 टाइप के फिगर बन चुका है, मतलब समझो कि 3 गो अवरोधक है, और नीचे से हमारा क्या निकल रहा है, मैग्मा एकदम भयानक निकला, मतलब मैग्मा और लावा जो भी है भयानक निकला। इसको चीर दिया, इसको मतलब करके सीधा ऊपर जाने का प्रयास किया और ऊपर चला भी गया सीधा। इसको बहुत ज़्यादा अवरोधकों ने नहीं रोका, इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। ये मैग्मा लावा सीधा कहाँ पे चला गया, ऊपर दिशा की ओर ऊपर चला जा रहा है। ऊपर जाने के बाद पेंसिल की संरचना जैसा क्या बना देता है, ये अपना मतलब फिगर बना लेता है। तो इस प्रकार के चट्टान को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइक। इसकी संरचना सील के जैसा ही होती है, सील का ही एक बड़ा रूप होता है जिसको हम लोग डाइक कहते हैं। अभी तक आपको आंतरिक आग्नेय सेल के एग्जाम्पल में एक चीज पता चला होगा, ग्रेनाइट जो कि पतालीय है, लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, सील, सीट, डाइक, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको क्लियर कर लेना है। मैं इतना आपको गारंटी कर सकता हूं कि इससे अलग आपको एक भी पॉइंट इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स से आगे नहीं पूछने वाला है। समझ आ गया। अब जितने भी रॉक्स का नाम हम लोग आगे जानेंगे, उन आगे वाले चट्टानों में हम लोग एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स वाले वीडियो में जानेंगे, जो कि नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। अभी तक यदि कोई डाउट हो तो आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, और यदि इतना ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, क्योंकि आप ISC के स्टूडेंट्स हैं, जब समझ नहीं आ रहा है वीडियो बैक करके देख सकते हैं। इसीलिए ये रिकॉर्डेड क्लास का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है ना। लोग हमसे ये बोलते हैं सर लेक्चर देखने में टाइम स्पेंड होता है, भाई टाइम स्पेंड होता है वो बात की बात है, लेकिन टाइम स्पेंड ऑफलाइन में भी आइएगा तो टाइम स्पेंड होगा, और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा ही होता है टाइम स्पेंड। आप सामने से फिजिकली कनेक्टेड होइएगा तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ऑनलाइन भी यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसको आपको क्या करना चाहिए कि जो भी चीज़ एक बार में समझ नहीं आता है, वीडियो बैक कीजिए और फटाक से उसको समझिए, तब समझ आएगा, ठीक है ना। और वीडियो को कुछ लोग डाउनलोड कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कब HD कब मतलब हम बोल दिए कि इसको क्वालिटी तेज करके लो, तब प्रॉब्लम हो सकता है आपको, इसलिए कभी ये नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आई होप दैट ये समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको जब पेट्रोलॉजी में इग्नियस रॉक का जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें ही बताया था कि भाई इग्नियस रॉक 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रसिव और एक एक्सट्रसिव। इग्नियस सबको पता था कि नहीं था, बताइए। इग्नियस में इंट्रसिव पता था कि नहीं, मैग्मा लावा धरती के अंदर बना उसको इंट्रसिव इग्नियस रॉक बोले। धरती के अंदर में 2 टाइप बना, जो सबसे एकदम गर्त में बना उसे हम लोग पतालीय बोले, जो ऊपर आया थोड़ा सा उसको मध्यवर्ती बोले, एंड अब सबसे ऊपर आ गया यानी कि धरती के ऊपर तो उसे एक्सट्रसिव बोलते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया था आपको कि यदि लावा तथा मैग्मा धरातल पर आ जाए यानी कि भूपरपट्टी पर आ जाए और ऊपर में जमकर ठंडा हो जाए और पत्थर का निर्माण कर दे, तो इस प्रकार से निर्मित सेलों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, एक लाइन में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है आपको। जो मैंने बोला वही आंसर में भी मैंने लिखूंगा और मैं अभी आपको लिखवाऊंगा भी। याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से एकदम टारगेट नंबर 1 सबसे पहले बताओ। एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक उसे कहते हैं कि जब हम लोग लावा हो गया, मैग्मा हो गया, है ना, इन सारी चीजों को धरातल पर लाकर प्रकट करवा के, मतलब कि
पृथ्वी के ऊपर आ जाए, जो लावा मैग्मा धरती के अंदर था वो बस कुछ नहीं ऊपर आ जाना चाहिए। ऊपर आकर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को, जिस सेल का निर्माण होगा इस प्रोसेस के द्वारा, उसे ही हम लोग एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक यानी कि बाह्य आग्नेय सेल या बाहरी आग्नेय सेल कहते हैं। राइट, इन सारी चीज़ों का जो एग्जाम्पल होता है वो बेसाल्ट होता है, कांग्लोमेरेट भी होता है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर कांग्लोमेरेट तो अवसादी सेल है, तो मैं सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन अभी करने वाला हूँ। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आप अपने माइंड में अभी के टाइम में रेडी करोगे, समझ आ गया। तो जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया है उन सारी चीज़ों का एक बार वन टाइम रिविजन आपको करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने लिखा सबसे पहले, बाह्य आग्नेय सेल यानी कि बाहरी आग्नेय सेल इससे कहते हैं, मतलब इसका 2-3 और भी नाम है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसे इंग्लिश में ही हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक बोल देते हैं। देखना ध्यान से कि जब मैग्मा तथा लावा भूपर्पट्टी पर आकर ठोस बनते हैं तो उससे निर्मित सेल को बाह्य आग्नेय सेल कहते हैं। एकदम एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मैं आपको बता दूं, जैक का कोई भी बुक नहीं आता है, कोई भी जियोलॉजी का आपको किताब नहीं मिलेगा, और बुक मिलेगा भी तो भाई बड़ा वाला बुक मिलेगा, और वो बुक मिलेगा तो उसमें आपको इतना क्लियरली डिफिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। सो आपको बढ़िया से अटेंड करना है क्लासेस को। और क्लास 12th है, आप भूल जाइएगा, क्लास 11th है जो 5 दिन में तैयारी हो जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। बहुत मतलब मन लगाकर इसमें पढ़ने की आवश्यकता है, इतना भी आसान नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी ये परिभाषाएं काम कर सकेंगी, क्योंकि आपको हिंदी में टोटल समझ लेना है। जहाँ जहाँ पे इंग्लिश का वर्ड आता है मैं वहाँ पे बताते चलता हूँ, और आपको क्या करना है कि उस चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। हालांकि मेरा काम अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है ना, अभी बीएड का एग्जामिनेशन भी आने वाला है, सो मैं बिजी हो जा रहा हूँ अभी बीच में, इसलिए आपका नोट्स अभी प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। सो हिंदी का नोट्स जैसे जैसे बनेगा आप लोग भी बनाकर हमें अपलोड कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप दे सकते हैं, समझ आ गया। तो जब मैग्मा तथा लावा भूपर्पट्टी यानी कि ऊपर आ जाए, ठोस बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? बाह्य आग्नेय सेल। कंप्लीट, आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि है इनका निर्माण। सवाल आता है भाई कि नीचे से मैग्मा लावा ऊपर कैसे आएगा? सवाल है ना, नीचे सब चीज़ है ना जी, धरती के नीचे है, ऊपर क्यों आएगा? ऊपर आएगा ज्वालामुखी क्यों है? ज्वालामुखी क्यों था? ज्वालामुखी क्यों है? प्रोसेस हम लोग क्लास 11th में तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते थे कि भाई नीचे है ना, ऊपर बूम ब्लास्ट करेगा, ठीक है। तो ब्लास्ट किया तो उसी प्रोसेस को तो ज्वाला बोलते हैं, ज्वालामुखी। कि नीचे का लावा मैग्मा को धरातल पर प्रकट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। सेम यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है कि भाई बाह्य आग्नेय सेल कैसे बनेगा? इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, वर्गीकरण किसका? एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक का हम लोगों को करना है वर्गीकरण, जो कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका वर्गीकरण 2 रूपों में करते हैं। आपने ज्वालामुखी में पढ़ा एक चीज़ जो कि पढ़ाया था आपको, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, विस्फोटक ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी। इतना सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास 11th की क्लास में, ठीक है। अब आपने क्लास नहीं किया वो आपकी गलती है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। विस्फोटक ज्वालामुखी में ये होता है कि लावा मैग्मा ऊपरी भूपर्पट्टी को ब्लास्ट करके एकदम बुम ऊपर जाएगा पूरा, है ना, और ऊपर से तब सारी चीज़ें नीचे आएगी। ये होता है कौन सा ज्वालामुखी? विस्फोटक, मतलब विस्फोट, ब्लास्ट करके जाएगा ऊपर, ठीक है। और प्रसुप्त क्या होता है? आराम से शांत उद्गार, शांति पूर्वक ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस भी होता है, ज्वालामुखी का ही एक रूप होता है। ज्वालामुखी का ये मतलब नहीं है कि भाई आग निकलने वाले मुख को ज्वालामुखी कहेंगे। अब चाहे तू दरारी निकलो, चाहे तू दिन रात एक्टिव रहो, कुछ रहो, उससे क्या मतलब है, लेकिन मैग्मा निकलना चाहिए। सेम वैसे ही मैग्मा ही निकल रहा है, और इससे एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक का जो है निर्माण भी हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। सबसे नंबर 1 पे हमारे अब पास आता है विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब जो ब्लास्ट करके जो एक्सट्रेसिव इग्नियस। भाई ब्लास्ट किया तो धरती के अंदर बनेगा क्या? नहीं। ब्लास्ट किया तो कहाँ बनेगा? धरती के ऊपर बनेगा। धरती के ऊपर बनेगा तो इसका प्रोसेस क्या होगा, ध्यान दो। और जब ज्वालामुखी का उद्गार काफी तेज होता है, विस्फोटक में यही तो होता है, तेज होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार काफी तेज होता है तो लावा मैग्मा एवं अन्य सेल, अब बात है सर कि लावा मैग्मा तो समझ आया कि धरती के अंदर में होता है, अन्य सेल कहाँ से आया? तो भाई अभी तुरंत ही ना आपको पढ़ाए थे इग्नियस में, इंट्रेंसिव में, कि नीचे भी सेल बनता है। तो जब मैग्मा लावा नीचे है तो पत्थर को भी तो लेकर ऊपर आ जाएगा ना, ऐसे। तो वही वाला अन्य सेल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित आग्नेय सेल बोलते हैं। समझ आ गया। इनका आकृति जो होता है ना, धूल कण एवं टुकड़े के जैसा होता है। कैसा होता है? टुकड़े के जैसा। एग्जाम्पल आप समझ लो, कांग्लोमेरेट होता है, बेसाल्ट होता है। कांग्लोमेरेट को यहाँ पे आप 50% ले सकते हो, 100% कांग्लोमेरेट नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ क्यों। सबसे पहले समझो कि धूल कण कहाँ से आया, क्योंकि ज्वालामुखी जब हम ब्लास्ट किए तो ऊपर गया, तो क्या बनेगा? जितना धरती के अंदर में मिनरल्स होंगे, टुकड़े होंगे, मिट्टी होगा, उसके साथ पत्थर होगा, ये सारी चीज़ों को एक बार उधिया के एकदम ले जाएगा, ऊपर में उड़ा कर ले जाएगा। तो उसी को बोलते हैं विस्फोटक, और उसके साथ साथ धूल कण बनने वाला है। समझा गया? धूल कण साफ मतलब समझो कि कोई पत्थर का टुकड़ा है, जैसे कि आपने समझा विस्फोट करवाया जाता है, जैसे कोई कुआं खन रहा है,
तो एक बम ब्लास्टिंग किया जाता है उसमें, और ये बताया जाता है कि भाई बहुत बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है ना उसे तोड़ा जाता है कुआं में। तो भाई बम में पहले ड्रिल किया, सॉरी जो पत्थर होता है उसमें ड्रिल किया जाता है, उसमें बारूद डाला जाता है, बम डाला जाता है, फिर जाकर उसे करंट से उड़ाया जाता है। तो क्या होता है, ब्लास्ट करता है। तो क्या उतने बड़े पत्थर को हमने ब्लास्ट करवाया किस लिए? उसको तोड़ने के लिए, टुकड़े करने के लिए। सेम यहाँ पर भी होगा कि भाई नीचे तो बहुत विशाल विशाल चट्टान था, कल के क्लास में आपको बताया था कि जो इंट्रसिव होते हैं बहुत बड़ा बड़ा 2 से 4 किलोमीटर तक के होते हैं। अब बताइए कि जब विस्फोटक ज्वालामुखी आएगा पूरे पत्थर का सत्यानाश करेगा कि नहीं करेगा? पूरा तोड़ नहीं देगा एक बार में, पूरा दलदली इलाका उस जगह पे बना देगा। सेम वैसे यहाँ पर भी हुआ कि इनका आकृति धूल कण सब निकलेगा उसमें से, और टुकड़े मतलब पत्थर के टुकड़े के जैसा हो जाता है। कांग्लोमेरेट में बताता हूँ क्या होता है। कांग्लोमेरेट एक ऐसा सेल है, इसको हम ना अभी अवसादी में रख रहे हैं ना आग्नेय में रख रहे हैं, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। कांग्लोमेरेट एक ऐसा सेल है जो धूल कण के जैसा ही होता है, टुकड़े टुकड़ा होता है, ठीक है। तो भाई यदि इसके बनावट के स्ट्रक्चर पे जाइएगा ना, इसके बनावट के स्ट्रक्चर पे जाइएगा कांग्लोमेरेट के, तब ये अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएंगे। अभी आपको सेडिमेंट्री तो पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन समझना कि जो लोग सेडिमेंट्री पढ़ लेंगे फिर ये वीडियो देखेंगे उनके लिए काम करेगा। इग्नियस में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कांग्लोमेरेट आग के ही निर्मित होते हैं, क्योंकि जो नीचे है ना कांग्लोमेरेट, ये ऊपर जब ब्लास्टिंग के द्वारा जाएंगे तो उससे भी आग्नेय ही बोलेंगे, क्योंकि ये मैग्मा लावा में भी मिल जाएंगे, समझ आ गया। और जब ये नीचे है तब तो अवसादी होते हैं, समझ आ गया। अभी आपसे यदि कोई पूछे कि भाई विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित कोई एक सेल का उदाहरण दीजिए, तो आप 100% इसको दोगे, बेसाल्ट को। किसको दोगे? बेसाल्ट। ग्रेनाइट बेसाल्ट मैंने बोला था आग्नेय में, ग्रेनाइट धरती के अंदर और बेसाल्ट क्या होता है? धरती के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए कंप्लीट। और जो दूसरा जो प्रकार था वो था शांत उद्गार द्वारा निर्मित आग्नेय, ठीक है। पहला भाई क्या होता है क्लासिफिकेशन में? विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित होता है, जो कि ये प्रोसेस था। और दूसरा में आता है शांत उद्गार द्वारा निर्मित। शांत मतलब होता है शांति तुल्यम तपो नास्ति, ठीक है। शांति से क्या होता है? शांति से बड़ा कोई तप नहीं है ना, शांति ही, शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये संस्कृत का वर्ड आ गया, चलिए कोई बात नहीं। शांत उद्गार द्वारा निर्मित आग्नेय, देखिए ज्वालामुखी निकलेगा, शांति से निकलेगा, ठीक है। शांति से कैसे निकलेगा भाई? इसको दिमाग लगाइएगा आप। नंबर 2 था ना, नंबर 2 शांत वाला था, तो इसको इधर से हम लोग कर देते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हो कि जब धरातल के दरारों तथा छिद्रों द्वारा मैग्मा तथा लावा पृथ्वी पर आते हैं, वे ठंडे हो जाते हैं, और वे ठंडे हो जाते हैं, है ना। उस प्रकार से निर्मित आग्नेय सेल को यही बोल देंगे ना कि शांत उद्गार द्वारा निर्मित आग्नेय सेल है। तो समझ आया कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा कि भाई कुछ नहीं है, जैसे इसमें था उसके जस्ट अपोजिट कि भाई विस्फोट नहीं करेगा, आराम आराम से शांति से आएगा। जो कि है कि जब धरातल के दरारों में, जो पृथ्वी के अंदर के दरार होंगे, जैसे भूमिगत जल का दरार हो गया, जो अंदर में जो चीज़ है, जो जगह घेरी हुई है उसका दरार हो गया, वो दरार द्वारा तथा छिद्रों द्वारा मैग्मा तथा लावा पृथ्वी पर आते हैं और वे ठंडे हो जाते हैं। तो उस प्रकार से निर्मित आग्नेय सेल को हम लोग बोलते हैं शांत उद्गार द्वारा निर्मित आग्नेय सेल। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है आप जल्दी से हमें बता सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, समझ आ गया? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि समझ ना आए, समझ आ गया? जो हिंदी वाले मीडियम वाले होंगे उन सभी को मैं बता दूं, आप लोग एक कम्युनिटी बनाइए। आपका कम्युनिटी अभी बहुत छोटा है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है ऑफिशियल नंबर, जिस पे वो एक्टिव रहता हूँ मैं कब से कब तक, 7 बजे सुबह से लेकर 6 बजे 7 बजे शाम तक, ठीक है। इसके बाद आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप इसी बीच में हमें कांटेक्ट करेंगे, जो भी डाउट्स हो आप पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। जो भी मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार के भी आपको डाउट हो, मैं प्राउडली कह रहा हूँ, ये आप पूछ सकते हैं। आपका कम्युनिटी अभी बहुत छोटा है चैनल का, आप बहुत लोग आ सकते हैं। 400-500 कांटेक्ट था पिछली बैच के स्टूडेंट्स का, तो उन लोग का एक मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया था, उसी में मैंने सभी को हेल्प कर रहा था कि जो भी चीज़ चाहिए आपको भाई हम प्रोवाइड करवाने के लिए रेडी हैं। सो आपका अभी कम्युनिटी बहुत छोटा है, इसलिए मैं बहुत सारे मटेरियल को अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ। पहले चीज़ तो आप लोग क्लास ही नहीं कर रहे हैं तो क्या मजा आएगा, है ना। तो ये सब किया कीजिए। चलिए अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि भाई इसका जो था ये तो उदाहरण था विस्फोटक का। जैसे आप कांग्लोमेरेट यहाँ याद नहीं रखोगे, कांग्लोमेरेट कभी भी यदि सवाल में आता है तो आपको अवसादी मारना है। अवसादी, कांग्लोमेरेट कौन सा सेल का उदाहरण है? अवसादी। बेसाल्ट कौन सा सेल का उदाहरण है? आग्नेय। कौन सा सेल? आग्नेय। कौन सा आग्नेय? आंतरिक या मतलब इंट्रसिव या एक्सट्रसिव? तो एक्सट्रसिव। समझ आ गया? चलिए इतना कंप्लीट हो गया।
अब भाई इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात कर लें, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे भाई? शांतिपूर्वक यदि मैग्मा लावा आता है तो हमें बुराई क्या है? शांतिपूर्वक आया, शांतिपूर्वक आजा शांतिपूर्वक आया तो भाई ब्लास्ट तो नहीं किया, तो इनका साइज क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्या धूलकण होंगे? नो। धूलकण होंगे क्या? नो। क्या हो जाएगा? साइज इनका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। साइज जब बड़ा होगा तो भाई ये पहाड़ के रूप में भी हो सकते हैं। जब अंदर से प्रेशर लग रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है लावा मैग्मा में, तो ऊपर तो उठना फिक्स है, क्योंकि इनका रास्ता बन चुका है दरार टाइप के, तो ऊपर तो आएंगे ही आएंगे। ऊपर आएंगे तो हो सकता है पहाड़ ही बन जाए। यह सच्ची घटना है। पूरे भारतवर्ष में सबसे प्राचीन यदि कोई पहाड़ है, यदि कोई पर्वत है, तो वो पर्वत है, नहीं बताएंगे अभी। इसका उदाहरण आप समझना। इसका उदाहरण होता है कि बहुत बड़े बड़े चट्टान सबसे पहले बनते हैं। क्या बनते हैं? बड़े बड़े चट्टान बनते हैं। पहला एग्जाम्पल, बड़े चट्टानों का निर्माण होता है। इसके साथ ट्रैप का निर्माण होता है। ट्रैप, ट्रैप समझते हैं क्या होता है? इसके साथ साथ किस चीज़ का निर्माण होता है? ट्रैप। अब तो आप लोग के एग्जाम्पल पता चली गया होगा कि कौन से पर्वत की मैं बात कर रहा हूँ। जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से टपकाइए। क्या होता है? फास्ट रिप्लाई चाहिए जी, फास्ट एकदम चाहिए, फास्ट। ट्रैप का मतलब क्या होता है? लावा प्रवाह। ट्रैप का मतलब देखना, ये ट्रैप का मतलब क्या होता है? लावा प्रवाह, लावा फ्लो इसको हम लोग बोल सकते हैं। लावा प्रवाह होता है, यानी कि लावा धरातल से ऊपर की ओर उठ रही है, लावा प्रवाह। ऊपर आकर फिर नदी के जैसा बहने लगी तो उसे भी कहते हैं लावा प्रवाह, यानी कि ट्रैप। तो भाई उसी प्रकार के ट्रैप का निर्माण हुआ था आपका दक्कन ट्रैप। समझ आ गया? दक्कन ट्रैप किस राज्य में है भारत के? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के आसपास गुजरात है और मध्य प्रदेश है। तो महाराष्ट्र में जब था नहीं, तो लगभग जब निर्माण हुआ था इसका लावा प्रवाह द्वारा, तो लगभग 8.5 किलोमीटर 9 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ ये बना था। इतना ऊंचा लावा प्रवाह हुआ था। समझ आया? और फिर जब उसमें अपर्दन अपक्षय की प्रोसेस हुआ ना, तो आज उसका ऊंचाई पता है कितना है? 2200 से 2500 मीटर, इतना ही ऊंचा है केवल। मतलब 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर, अरे सॉरी 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं, इतना ऊंचा है। मतलब कि पूरा 7 किलोमीटर मिट्टी कट के ऊपर से बह गया। कहाँ बहेगा? मुंबई में? महाराष्ट्र में? नो, गुजरात में चला गया। तो इसीलिए देखिएगा, आपको मैंने बताया था ना कि लावा का कलर कैसा होता है, तो आप लोग बताइएगा कि सर काला होता है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो कहिएगा कि गुजरात में पाई जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ऐसे होता है, कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो देखो, शांत उद्गार द्वारा कोई ट्रैप का निर्माण होगा, उसे लावा प्रवाह कहते हैं। ठीक है ना? ये ट्रिक सुन के हमें भी हंसी आ रहा है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई चाहिए। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए मेरा। ठीक है, चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट भाई साहब। जल्दी से आपको टॉपिक्स को लिख लेना है, जितने भी लोग इसे लिखना चाहते हैं। और इसका कुछ ऐसा खास एग्जाम्पल नहीं होता। भारत में जितने भी अभी के समय में जितने भी बड़े बड़े आप चट्टानों को देखते हैं, ये सभी शांत उद्गार द्वारा निर्मित होते हैं। और कांग्लोमेरेट, बेसाल्ट, ये जितने भी आप आग्नेय के रूप में छोटे छोटे सेल को देखते हैं, ये वे सेल होते हैं। समझ आ गया? आने वाले नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अवसादी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। वो रॉक ऐसा है कि उससे एकदम हर एक साल एग्जाम में आता है भाई। इससे भी हर एक साल आता है, फिक्स है, आएगा, फिक्स है, फिक्स। समझ आ गया? इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अगले साल एग्जाम देने के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लास है और ये लाइफ टाइम रिकॉर्डेड है। समझ आ गया? ये हमेशा ही चलेगा। ऐसा नहीं कि हर एक साल एक ही चीज़ को पढ़ाएंगे। अगला विषय भी मुझे ट्राई करना है। ठीक है ना? चलो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी को तेज करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद।